So let's start the class. Yes, sir. Is the screen visible to you? Screen दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay. Okay. So all right. Okay. So first, let me tell कि हम लोग कैसे डिस्कशन करेंगे. What we will discuss. Now this am I visible properly? क्या मैं आपको दिख रहा हूँ ठीक से? yes, Okay. Yes, sir. sir. Just a second. ये टीचिंग एप्टीट्यूड बुक आपको दिख रहा है ना? एक सेकंड. There is something. ये जो हमारा जो लेटेस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड बुक है, आई होप आपको जो है दिख रहा होगा. एक सेकेंड. समथिंग इज कुछ यहाँ पे. हाँ, समथिंग विजुअल इफेक्ट इज देयर. हाँ, एक सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड. ओके. सो दिस इज न्यू टीचिंग एप्टीट्यूड बुक. ये हमारा न्यू टीचिंग एप्टीट्यूड बुक है. ओके. एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम दिस बुक. जो है इसी बुक से हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. दिस बुक कंटेन्स ऑल द लेटेस्ट लाइक पोर्शन ऑल्सो. पूरा जो हमारा न्यू सिलेबस का सब कुछ इसी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो आई होप सबके पास ये बुक होगा. जिन्होंने भी बुक ऑर्डर किया हुआ है, अभी ज्वाइन किए हैं. ओके. एंड अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास पहुंच जाएगा. एंड जिन्होंने नहीं किया है, अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो दिस बुक दैट यू कैन ऑर्डर. बिकॉज मैं पूरा क्लास इसी बुक के ऊपर ही करूंगा. ठीक है. ये एंटायर हमारा सब कुछ जो है, पूरा एंटायर RICEE का जो सब कुछ होगा इसी से होगा. और जो भी NCET CVT का जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स होगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा टॉपिक जो है मैं आपको जब भी डिस्कशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या एक्स्ट्रा टॉपिक है. जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक रहेगा उसका जो है आपको PDF मिल जाएगा. बाकी सब कुछ जो है हमारा इसी बुक से होगा. तो आई होप एवरीबॉडी शुड हैव दिस बुक. ओके. दिस टीचिंग एप्टीट्यूड बुक. क्लियर है? तो इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड बुक का. अगर आप फर्स्ट जो है कंटेंट निकालोगे तो कंटेंट में सबसे पहला टॉपिक जो है बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. ऑल दो बेसिक इंट्रोडक्शन सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं है, बट बेसिक इंट्रोडक्शन देने के पीछे मकसद ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि क्या हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने जा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़ते हैं. तो वो सब चीज आपको पता होना चाहिए. क्योंकि अगर आप NCET का एग्जाम देते हो, CVT का एग्जाम देते हो, या आगे जाके कोई भी एग्जाम देते हो, KVS NVS का, या कोई भी टीचिंग जॉब का एग्जाम आगे जाके आप देने के लिए जाते हो, तो आपको जो है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. ये सब चीज बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा. दैट्स आई विल बिगिन फ्रॉम दिस. ओके. सो टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक वी विल डिस्कस. पहला स्टार्टिंग से सब कुछ डिस्कस करेंगे. एंड आपके पास सिलेबस भी होना चाहिए. सिलेबस में अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड. हाँ. सर, अभी अभी आप स्क्रीन पे देखो. यस. यस. सर इसके पहले जो प्रीवियस वर्जन का बुक था और इस लेटेस्ट वर्जन में सिर्फ NEP 2020 एंड NCF 2023 ही ऐड हुए हैं, और या और कुछ मेजर चेंजेस भी है पुराने वर्जन में? नहीं, कुछ बिकॉज आई कुछ जो है. हैव हाँ, नहीं, कुछ कुछ मतलब लाइक जो भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ कुछ रॉन्ग थे, आंसर वगैरह, वो उसको चेंज किया गया है. और मतलब थोड़ा सा रिवाइज एडिशन में सब कुछ थोड़ा सा चेक किया गया है. जो भी है, कुछ पोर्शन कहीं पे कुछ ज्यादा था तो उसको कट किया गया है, कुछ ऐड किया गया है. और 3 टॉपिक ऐड किया गया है. न्यू 3 टॉपिक ऐड किया गया है. दैट इज डिजिटल इनिशिएटिव एंड पेडागोजी, एंड योर NEP 2020 और NCF 2023. ये सब टॉपिक ऐड किया गया है. तो लाइक लगभग 50 पेजेस, जो पहले जितना बुक था उसमें से 50-60 पेजेस एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए गए टोटल में. ठीक है. तो लाइक एंड वो सब चीज अगर आपके पास प्रीवियस बुक भी है तो डोंट वरी. जो क्लास के अंदर हम नोट्स शेयर करेंगे उसी नोट्स में से वो सब चीज होगा ऑलरेडी. ठीक है. टेंशन नहीं लेना है. तो जैसे ही हम लोग अभी क्लास बिगिन करेंगे, तो क्लास बिगिन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको जो है सिलेबस दिखाना चाहूंगा. ठीक है. आपको मैं दोनों सिलेबस 3 दिखाना चाहूंगा. अगर आप RICEE की तैयारी कर रहे हो
तो RICEE का सिलेबस देख लो, क्योंकि काफी सारे हमारे जो है अभी न्यू स्टूडेंट हैं, तो हमारा सिलेबस पूरा देख लो, क्या क्या हम पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे देखो, ऑफिशियल सिलेबस ऑफ RICEE 2024 में सिलेबस था, लेकिन 2025 में भी RICEE एग्जाम में यही सिलेबस होगा, कि जो जो एडिशन करना था वो कर दिए। अगर कुछ ऐड होता भी है तो हम अकॉर्डिंगली आपको क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, बिकॉज अगर नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन जो है मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स अप्रैल के महीने में आएगा, या मई तक भी, अगर मई तक तो नहीं, मार्च या अप्रैल में आएगा। ठीक है, मार्च या अप्रैल में नोटिफिकेशन जब आता है तो हमारे पास 2-3 महीना और रहता है। कुछ भी अगर ऐड होता है हमारे सिलेबस में तो अकॉर्डिंगली हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा, डे एंड नाइट जो है हम पूरा मेहनत करेंगे, एंड वी विल लाइक कंप्लीट दैट। बट आई आई होप कि इतना ही सिलेबस रहेगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है एक्चुअली कि इतना ही सिलेबस रहेगा। बट लेट्स सी, अगर कुछ ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ न्यू टॉपिक, न्यू बहुत बड़ा मेजर चेंजेस कुछ होता है, जैसे NEP बहुत बड़ा मेजर चेंजेस था, NCFSE बहुत बड़ा मेजर चेंजेस था, तो वो टॉपिक ऐड किया गया है, बाकी और कुछ तो एडेड नहीं है। ठीक है, एंड अगर कुछ इस तरह का कुछ ऐड होता है तो हम डेफिनेटली वी विल स्टडी दैट। So this is the RICEE syllabus. Teaching aptitude will cover specific area like attitude toward education. This is the first topic actually. But इसको पढ़ने से पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है वो समझेंगे, फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, फिर टीचिंग इंटरेस्ट, ये सब चीजें बाद में जो है हम सीरियल बेसिस पे सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ऑल्दो जो हमारा जो क्लासेस जुलाई के महीने में स्टार्ट हुआ था, उसमें हमने NEP 2020 और NCFSE को कंप्लीट किया है। बट इस सीरीज में जैसे हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे, तो इसको फिर से हम लोग जो है कवर करेंगे, तो पूरा सिलेबस जो है फिर से आपको कवर किया जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आज से हम लोग फर्स्ट टॉपिक बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमारे बुक में है वो पढ़ेंगे। एंड अगर कोई जैसे CUET का कोई तैयारी करेगा, तो CUET का भी मैं बता देता हूँ आपको, सारे सिलेबस बता देता हूँ। RICEE का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग CUET का सिलेबस देखते हैं। ठीक है, CUET फॉर एग्जाम्पल कोई CUET के थ्रू जाना चाहता है, तो CUET UG का सिलेबस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, CUET UG का यहाँ पे आप देखो, CUET UG में जो भी तुम्हारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स में तुम देख लो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस में तुम टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखो, मैं यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। ठीक है, CUET में, CUET UG में ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें 7 यूनिट है, सिलेबस थोड़ा सा अलग है, 7 यूनिट है, और ये सेम सिलेबस, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपके NCET के एग्जाम में काम में आएगा। ठीक है, मतलब 100% सेम है। मैं आपको लाइक आई शुड डेफिनेटली शो यू, ताकि आपको जो है लाइक क्लियर हो जाए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए while प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ऑडियो वीडियो क्लियर है, आप ठीक से सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये सुन लो। यस Yes, सर। sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो ये CUET UG का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, जो मतलब CUET UG के थ्रू भी जो ITP कोर्सेज के थ्रू एडमिशन होता है अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो वहाँ पे टीचिंग आपका सिलेबस ही है। NCET का अगर आप बात करें तो NCET का भी देख लो, जो लेवल 1 का जो भी स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल एग्जाम देगा अलग अलग कॉलेज में, RI अजमेर, RI भोपाल, अगर RI भुवनेश्वर, RI मैसूर इंक्लूड हो जाता है, तो क्या सिलेबस रहेगा आपका इस बार, अगर इंक्लूड हो जाता है तो डेफिनेटली सिलेबस विल बी दिस वन सेम। ठीक है, यही सिलेबस है। अगर इसको मैं फिर से एक बार डाउनलोड करूं तो आपको वही सेम सिलेबस देखने के लिए मिलेगा, वही कोड 3227 जो सीटेड सॉरी जो CUET सिलेबस है, वही सिलेबस यहाँ पे है। ठीक है, 7 यूनिट है, क्वेश्चन अलग है, वहां पे 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं, यहाँ पे जो है आपके 23 क्वेश्चन रहते हैं, आपको उसमें से 20 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ पे बताया था, NCET के एग्जाम में क्या होता है, आपको 23 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको मैंडेटरी कितना है, कितना करना है, मतलब कितना आप उसमें से करना है, 20 आपको अटेंड करना है। और CUET के एग्जाम में क्या होता है, आपको 50 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको जो है 45 अटेंड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे एक सेकंड, आई थिंक दिस वन, हाँ 50 क्वेश्चन दिया होगा, 40 करना पड़ेगा। ठीक है, CUET के एग्जाम में क्या है, आपको 50 दिया होगा, 40 करना होगा। NCET के एग्जाम में 23 दिया होगा, 20 करना होगा। ठीक है, इन दोनों जो है एग्जाम के थ्रू आप ITP कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों एग्जाम के थ्रू आप ITP कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है, हाँ आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया RICEE का। RICEE का सिलेबस में क्या क्या है एक बार फिर से देख लो। ठीक है, पहले तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड को हमको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, वी विल स्टडी द बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट, वी विल स्टडी दैट इज, मैं उसको टॉपिक 0 बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि वो जीरो जीरो हमको जानना है, उसके बाद जैसे हम लोग 0 to हीरो बोलते हैं ना, वैसे टॉपिक 0 मतलब सबसे पहले हम लोग जो है
इसको हम समझेंगे, फिर हम लोग जो है बाकी सारे टॉपिक एक एक करके समझेंगे। तो एक एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन है, ये पहला टॉपिक है। इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटी, ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल सोशल एडजस्टमेंट, इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल स्किल, डिजिटल इनिशिएटिव एंड पेडागोजी, एनईपी 2020 एंड स्कूल एजुकेशन, एनसीएफएससी एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो ये चीजें इसके साथ कैसे मैच करता है, मतलब किस तरह से आपको काम में आएगा। तो एनईपी 2020 में जो मतलब तुम्हारा पूरा 100% एनईपी में जो जो चीज पढ़ोगे वो सब चीज एप्लीकेबल है। एनसीएफएससी के भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो जो एनसीईटी का जो भी तैयारी करेंगे, ठीक है, एनसीईटी आईटीईपी का, या फिर जो तुम्हारा सीवीटी यूजी का जो तैयारी करेंगे, ठीक है, सीवीटी के थ्रू या एनसीईटी के थ्रू, उसमें देखो पहला जो यूनिट है वो क्या है, टू नैरेटिव्स और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट स्कूल, टीचर, चिल्ड्रन, जिसमें आपका डेटा रहेगा, कोई इंफॉर्मेशन रहेगा, एनालिसिस इशू रहेगा, जेंडर के ऊपर, स्कूल एक्सेस के ऊपर, टीचर्स वर्क के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो चीजें, ये जो नैरेटिव, जो भी हम लोग बेसिक्स डिस्कस करेंगे या फिर जो हम लोग जनरल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे, वहां से होगा। बिकॉज कोई इशू है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, ये डेटा, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, इश्यूज, ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन आपको आरआईसीडब्ल्यू के सिलेबस के साथ एक कैसे सिमिलर है। जो डेटा तुम एनईपी में पढ़ाई करोगे, इसमें और इसमें जो डेटा रहेगा, ठीक है, यही डेटा, दिस डेटा विल बी उसी से क्वेश्चन, और प्लस जनरल अवेयरनेस कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के ऊपर जो रहेगा, उसी टॉपिक्स के ऊपर जो है तुम्हारा एनसीईटी के एग्जाम में थोड़ा डीप लेवल का पैराग्राफ रहता है। इसमें तुमको जो है एक एक पैराग्राफ रहेगा, सीयूटी में 2 पैराग्राफ रहता है, ठीक है, यू विल गेट 2 पैराग्राफ्स। यहाँ पे जो नैरेटिव से रिपोर्ट बोला है ना, इसमें तुमको 2 पैसेज दिया आता है सीयूटी के एग्जाम में। सीयूटी के एग्जाम में 2 पैसेज होता है, जिसका टोटल जो है 10 क्वेश्चंस रहते हैं। बट अगर तुम एनसीईटी का एग्जाम का बात करोगे, तो एनसीईटी के एग्जाम में सिर्फ एक पैसेज आएगा, ठीक है, ओनली 1 पैसेज विल कम, एंड वो उसमें 3 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, दैट विल कवर सम पोर्शन ऑफ दिस, मतलब अभी जितना भी कुछ कुछ क्लासेस हम डिस्कस करेंगे उसमें जो है इसमें आएगा। फिर उसके बाद जो है तुम्हारा लाइक इंपॉर्टेंट करंट इंफॉर्मेशन वगैरह, टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम इन साइंस वगैरह, और ये जो तुम्हारा डिफिकल्टी जो बच्चों को फेस करना पड़ता है इन लर्निंग मैथमेटिक्स या लर्निंग लिटरेचर एंड लैंग्वेज या लर्निंग सोशल साइंस वगैरह जो है, ठीक है, वो सब चीज जो है हमारा जो हम आरआईसीडब्ल्यू का सिलेबस के थ्रू डिस्कशन करेंगे एनसीटी एनसीएफएससी में, वो सब चीज दिया हुआ है। अगर आप एनसीएफएससी का पूरा डॉक्यूमेंट देखोगे, एनसीएफ 2023 का, उसमें ये सब टॉपिक्स कवर है। तो जो हम एनसीएफएससी के अंदर आरआईसीडब्ल्यू में पढ़ेंगे, दैट विल बी एग्जैक्टली यूजफुल फॉर एनसीईटी एंड आईटीईपी ऑल्सो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये सब चीज कवर होगा। प्लस प्लस एक और चीज, मैंने अभी तक लेवल 1 के बारे में बताया, तो आई विल ऑल्सो टेल फॉर लेवल 2। जो स्टूडेंट सीवीटी पीजी, मतलब सीवीटी में बीएड करना चाहते हैं, सीवीटी पीजी के थ्रू आप सीवीटी के अंदर 2 ईयर का बीएड करोगे, तो यहाँ पे जो आपका सीओ क्यूपी 03 एक कोड होता है, बीएड जो लिखा है, देखो एक बीएड है, उसके बाद बीएड ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, लैंग्वेज वगैरह है, बट ये जो बीएड है कॉमन है, इसमें सब कोई फॉर्म भर सकता है, दैट इज सीओ क्यूपी 03। ठीक है, ये जो सीओ क्यूपी 03 पेपर कोड है, इसके थ्रू आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस में जो है बीएड करने के लिए, सीयूटी बीएड या सेंट्रल बीएड जिसको कहते हैं, वो करके जा सकते हो। जैसे कि सेंट्रल उड़ीसा, हरियाणा, जहां जहां भी तुम्हारे 2 ईयर बीएड प्रोग्राम है, वहां जा सकते हो। यहाँ पे भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड तुमको दिया हुआ है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड भी तुमको जो है कि वही आरआईसीडब्ल्यू से में जितना तुम बेसिक टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे, वही तुमको काम में आएगा। और कुछ कुछ पर्सन जो, क्योंकि सीयूटी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होता है, तो जो एनसीईटी के सिलेबस में है उसमें से भी कुछ कुछ पोर्शन काम में आएगा। तो यहाँ पे आरआई और एनसीईटी दोनों का कॉम्बिनेशन हमको जो है यहाँ पे हेल्प करेगा टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर बीएड को क्लियर करने के लिए या क्रैक करने के लिए। प्लस ये जो दूसरा टॉपिक है, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, अवार्ड, ये चीज जो है तुम्हारा बिल्कुल, देखो ये सब चीज, ये तुम जो भी तुम देख रहे हो ना, इसमें 6 यूनिट है, और एनसीईटी एग्जाम में वही 7 यूनिट है, लेकिन वही सेम चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे मैथ है, आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज लिटरेचर, ठीक है, इसमें वही सब चीजें हैं। बाकी इसमें जो तुम्हारा लैंग्वेज लिटरेचर को छोड़ के बाकी सब है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, आर्ट, म्यूजिक है। तो क्योंकि सीयूटी दोनों एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, मतलब एनटीए ही ये एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, तो हमको जो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट विल बी यूजफुल फॉर दैट ऑल्सो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि जो है लेवल मतलब हमारा लेवल 2 है तो बहुत ज्यादा
अलग दुनिया का क्वेश्चन पूछेगा, लेवल 1 का अलग दुनिया का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट, सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। आपको बस जो है आपका थिंकिंग लेवल थोड़ा हाई कर देगा, मतलब थिंकिंग लेवल मतलब एनालिटिकल लेवल। जो चीज फॉर एग्जांपल लेवल 1 के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, वो चीज लेवल 2 के लिए थोड़ा इजी होना चाहिए एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। बट अगर कोई लेवल 1 का बच्चा बहुत अच्छा से पढ़ाई करता है तो उसको लेवल 2 का क्वेश्चन भी इजी लग सकता है। ठीक है, सो इट्स डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ठीक है, यहाँ पे जो हम क्लासेस करेंगे दैट विल बी योर स्मार्ट वर्क पोर्शन, क्योंकि आपका काम को हम आसान बना देंगे तो आपका स्मार्ट वर्क पोर्शन में वो चीज चला जाएगा। बाकी जो चीज आपको खुद 2-3 घंटा खुद देना है दैट विल कम अंडर योर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, दोनों है। आप भी स्मार्टली सब कुछ पढ़ाई करोगे तो ठीक है। तो स्टार्ट करें, हम टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है समझेंगे बेसिक से। पूरा ये बुक जो है इस बुक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर। टीचिंग एप्टीट्यूड डिसीज लर्निंग का जो बुक है उसी से हमको सब कुछ डिस्कस करना है। देखो, बुक में सबसे पहला पेज में आप जाओगे तो सबसे पहले एप्टीट्यूड के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, बुक में सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड क्या है दिया है, एंड बाद में टीचिंग दिया हुआ है। ठीक है, हमारे जो डिसीज लर्निंग का बुक में सबसे पहले एप्टीट्यूड के ये बारे में बुक दिया हुआ है। पढ़ेंगे ना? हाँ, बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो बुक अपने पास रख लो। ठीक है, कीप द बुक्स नियर यू। अगर बुक किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल भी घबराओ मत कि सर मेरे पास बुक नहीं है कैसे पढ़ूंगा, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ है। ये स्लाइड में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं सब कुछ बताते चलूंगा। तो किसी के पास बुक नहीं है तो डोंट वरी, बुक है तो तो बुक सारे तो चैप्टर देखो। बुक्स हाँ, में बुक्स में कंप्लीट से करवा पढ़ेंगे। देंगे? हाँ, बुक का सब कुछ कंप्लीट करेंगे, नहीं दैट्स सर, आर सारे मेन चैप्टर ऑब्जेक्टिव। यस, दैट्स आर बुक्स में मेन से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। करो। Yes, यस। that's our main objective. That's why this book is provided to you. This study material is provided to you. Okay. एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि खाली बुक का पढ़ के छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि देखो ऐसा होता तो फिर बुक सब कुछ लेने से जो है सफिशियंट हो जाता। ठीक है, फिर कोचिंग का क्या मतलब क्या है कोचिंग का। ठीक है, तो बुक में जितना चीज है वो तो सबके पास है। मतलब 5,000 बच्चा फॉर एग्जाम्पल बुक लेता है तो वो उन 5,000 बच्चों के पास जो है आप उनके साथ भी सेम हो जाओगे। आप उनसे अलग कैसे होगे? आप उनसे अलग होने के लिए वो जो आपको ट्रिक्स टेक्निक सिखाया जाएगा, या जो आपको जो है शॉर्ट ट्रिक सिखाया जाएगा या कीवर्ड सिखाया जाएगा, वो आपको नोट डाउन करना है, प्लस कुछ कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट। क्योंकि हाँ, ये बुक बनाते टाइम में कुछ जो है चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है, लेकिन उसके अलावा भी किसी बच्चे के दिमाग में कुछ भी आ सकता है। कुछ मतलब आप कोई भी किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हो, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दैट्स वाई हम जब इस कोचिंग में जो हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मतलब नॉट ओनली द स्टेटिक पोर्शन एंड बट ऑल्सो द डे टू डे इवेंट दैट आई एक्सपीरियंस फ्रॉम लाइक रियल लाइफ। मैंने पहले जो क्लासेस भी पहले के जो स्टूडेंट हैं उनको ही पता होगा कि मैंने अपने खुद का एक्सपीरियंस में जो जो चीज फील किया वो भी बताता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे भी बहुत सारी चीज बताते हैं। तो यहाँ दिस इज वन वन काइंड ऑफ डायलॉग। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज एक्स्ट्रा थिंग्स मैं ये इसीलिए डिस्कस कराऊंगा बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि यू जस्ट गेट सिलेक्टेड इन आर आई एंड देन भूल जाओ मुझे। माई ऑब्जेक्टिव इज दैट कि व्हेन यू गो टू आर आई और एनी बीएड कॉलेज then also you remember me, because those extra things will be useful for all other exams. Okay, those students, for example, Meenakshi is there. Meenakshi is our student who was like a topper, state topper. Okay, now she is again preparing for med. Okay, Meenakshi, सुन रहे हो आप? Yes, sir. Yes, I am very happy कि you are again like you have again joined the classes. And हाँ, मीनाक्षी से हम लोग सुनेंगे। मीनाक्षी like she was our student and was preparing for B.Ed and she got rank 1 and then she is again preparing for M.Ed. तो आप 2 मिनट में अपना एक्सपीरियंस बताएंगे मीनाक्षी। ऑल्दो ये प्लान में नहीं था, लेसन प्लान में नहीं था, बट आई थॉट कि ये एक्स्ट्रा कैसे काम में आता है वो बच्चों को थोड़ा सा जो है जानना चाहिए। यस सर। सर मतलब हम जैसे डीसीएस लर्निंग से हम प्रिपेयर कर रहे थे, क्लासेस जब हो रही थी हमारी, तो वो एक्चुअली मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि लाइव क्लासेस की वजह से ही सबसे ज्यादा अच्छा हुआ कि मैं सारा स्टडी मटेरियल कवर कर पाई थी। फिर क्वेश्चंस जो है वो एंट्रेंस में एक्सपीरियंस की हूँ सारा। और क्लासेस में जो आप बताते रहते थे सर, हमारा जो आप तीनों सर जब बताते रहते थे कि कैसे सॉल्व करना है, उसकी वजह से एंट्रेंस तो क्लियर हुआ ही। उसके बाद ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ गए सर। मतलब बीएड में भी तो कोर्स में, होल कोर्स में वही सब पढ़ना रहता है। एक ब्रीफ पूरा आइडिया मिल जाता था सारे थ्योरीज का। फिर सिलेबस में यही सब अभी आकर के थोड़ा
डिटेल में वो सब पढ़ना होता है, तो वो मीनाक्षी, सब सारा ये एक्सपीरियंस करती हूँ सर। थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया भी होता था क्लासेस में भी, जब टीचर्स लोग इंट्रो लेते थे कि इस टॉपिक के बारे में कुछ पता है तो मतलब आंसर दे पाते थे। यस यस, वेरी गुड। तो आपका जो है मतलब एजुकेशन में डेफिनेटली हेल्प करता है, राइट? मतलब दूसरों से बेटर आंसर दे पाते हो, जो क्लासेस नहीं किए उनमें से डेफिनेटली आप बेटर आंसर दे पाते हो। एंड यस मीनाक्षी, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, लाइक आपका स्टेट कौन सा है? बच्चे पूछ रहे हैं विच स्टेट, एंड हाउ मच परसेंटेज आपका, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट था, एग्जाम में कितना नंबर आए, वो थोड़ा थोड़ा सा बता दो। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर 2 year BEd। ये सर, मैं तो झारखंड से हूँ और फिर मेरे ग्रेजुएशन में 64.25 समथिंग परसेंट थे, जो कि वो बहुत कम होता है एक्चुअली। 40% जो है लिया जाता है मतलब हमारे मार्क्स का, करियर मार्क्स का, तो उसके हिसाब से जो है 65% इज वेरी, बहुत ही कम है। तो उसके लिए मुझे एंट्रेंस का मार्क्स को बहुत ज्यादा करना था, ताकि क्योंकि वैसे भी झारखंड से ओनली 6 सीट्स है, उसमें से ओबीसी का फिर ओनली 1 सीट होता है, और 6 सीट के लिए कंप्लीट करने के लिए जो एंट्रेंस का मार्क्स को, सीई का मार्क्स को ज्यादा करने के लिए ये डीसीएस लेने में बहुत हेल्प किया है सर। सो थैंक यू मीनाक्षी। एंड आपका मार्क्स कितना है वो तो मेरे पास होगा रिकॉर्ड डेफिनेटली, आपको याद है क्या हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट? ये सर, ये सर 113 मार्क्स थे सर मेरे, शायद समथिंग ऐसा ही कुछ। 113, 130, राइट? ये 113, सर 113। 69, 68 पॉइंट समथिंग होल टोटल था सर 100 में, यस, इसी में। ओके। सो देखो, ये एक मोटिवेशन है, मतलब मीनाक्षी का एग्जाम्पल एक मोटिवेशन है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम भी है तो भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करते हो, ट्रिक्स वगैरह, टेक्निक वगैरह। ये जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा। दिस एक्स्ट्रा विल लाइक विल बी अवेलेबल फॉर इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टीचिंग क्या है। एप्टीट्यूड तो बुक में जो सबसे पहले दिया है, बट मैं थोड़ा सा आपको सिक्वेंशियली जो है समझाऊंगा। टीचिंग पहले समझा देंगे, फिर एप्टीट्यूड समझेंगे, ठीक है? तो टीचिंग बेसिकली मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन एन इंटरेक्टिव वे। टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्टिव मैनर में जो है जो है लाइक जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है या इंटरेक्शन होता है, दैट इज टीचिंग। ओके, टीचर रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, दैट इज टीचर। एंड इसमें इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर्स, and the person who provides education is called a teacher, and those who receive education are called students. Now the teacher uses different methods for giving best knowledge to his students. Okay, and teachers are the backbone of every society. ओके, टीचर्स, आज मैंने एक वीडियो बनाया है, आई थिंक आपने देखा होगा। एंड टुडे इज नेशनल एजुकेशन डे ऑल्सो। मैंने एक वीडियो बना के अभी अपलोड किया था कुछ टाइम पहले। टुडे इज नेशनल एजुकेशन डे, 11 नवंबर को हर साल नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। दिस इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई थिंक आ रहा है कि एग्जाम में पूछा गया है या नहीं पूछा है, तो डेफिनेटली घर पूछा जाएगा, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस सर, पूछा हाँ, गया है। तो नेशनल एजुकेशन डे, अबुल कलाम हाँ, आजाद। अब डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है? ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। तो मैं आज जो वीडियो बनाया, शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि टीचर्स को सोसाइटी का बैकबोन कहते हैं। एक टीचर, वो वाला वीडियो आप देखना, मैंने उसमें बताया है कि टीचर्स जो है, देखो डॉक्टर इंजीनियर तो बन रहे हैं, लेकिन एक टीचर हजारों डॉक्टर्स, हजारों इंजीनियर, हजारों आईएएस ऑफिसर बना सकता है। दैट्स व्हाई टीचर्स आर कॉल्ड एज द नेशन मेकर ऑल्सो, एंड बैकबोन ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है? एंड टीचर्स are very important, or they play very vital role in nurturing the mind of young child. यंग चिल्ड्रन के माइंड को मतलब नर्चर करने के लिए, उनको प्रॉपर वे में लाइक गाइड करने के लिए, या एक प्रॉपर सिटीजन बनाने के लिए, उनको जो है टीचर्स बहुत अच्छी तरह से जो है गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड हर एक बच्चे के लिए टीचर्स जो है
अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश करते हैं एंड डिफरेंट मेथड्स ट्राई करते हैं. द टीचर uses different methods for giving best knowledge to each or her students. Okay. Now, if we describe teaching in one word definition, then what is teaching? Teaching is such an activity that is used just to train the students such that they can stand on their own foot in the society. Stand on their own feet आप बोल सकते हो, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना मीन्स आप सेल्फ सफिशिएंट होना आपको टीचिंग सिखाता है. ठीक है, ये टीचिंग जो है इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? सेल्फ सफिशिएंट मीन्स अपना जो है ब्रेड एंड बटर आप अर्न कर सकते हो. ठीक है, हम मतलब आपका जो है रोजी रोटी कमा सकते हो, ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकते हो. ये जो अर्न करने के लिए कुछ कुछ ना कुछ अपने लिए अर्न करने के लिए अपना to like lead your life in a self-sufficient manner or independent manner, this teaching helps you. Okay, ताकि आप एक सक्षम नागरिक बन सको, effective citizen बन सको in the society. That is teaching. This is one word definition, but we will describe teaching in a long sense or in a broader sense. In teaching, there are three main aspects: teacher, student, and the context. जो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हूँ टीचर, आप हो स्टूडेंट, और हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड, और वी आर डिस्कसिंग टीचिंग. ओके, नाउ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मस्ट कंटेन फोर फैक्टर्स. देयर आर फोर फैक्टर्स इन आवर टीचिंग. टीचिंग में चार फैक्टर्स होते हैं, जब जो अभी मैंने आपको उसमें से तीन फैक्टर तो बता दिया. ठीक है, एक और है सब्जेक्ट मैटर. तो एक्चुअली बाइपोलर ट्राइपोलर बोलते हैं. बाइपोलर मतलब टीचर और स्टूडेंट, एंड ट्राइपोलर जब आता है कॉन्टेक्स्ट सेटिंग या सब्जेक्ट मैटर. तो ये चार कंपोनेंट मतलब मेनली इसको हम लोग तीन भी बोल सकते हैं. ये सब्जेक्ट मैटर जो है कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के अंदर फिट हो जाता है. बट अगर आपको पूछे व्हाट आर द फोर कॉमन फैक्टर्स, तो उस केस में इसको आप अलग अलग लिखोगे. कॉन्टेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जेएस जोगेश्वर साहू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. आप लोग सारे स्टूडेंट हो, आरआई एनसीईटी के एस्पिरेंट हो या सीयूटी के एस्पिरेंट हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, यू आर द स्टूडेंट. सब्जेक्ट मैटर क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है. और कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमारा गूगल मीट. सो दिस इज द फोर फैक्टर्स ऑफ आर एजुकेशन. फोर फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन अगर पूछे तो. नहीं तो अगर आपको बाइपोलर पूछे, बाइपोलर में टीचर और स्टूडेंट होता है, और ट्राइपोलर पूछे तो टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ हमारा जो है जो एनवायरमेंट जहाँ पे पढ़ते हैं, स्कूल फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द थर्ड पोल. तो ट्राइपोलर, बाइपोलर, ट्राइपोलर ऐसा है. ठीक है, क्लियर. अगर देखो ये क्वेश्चन तो वैसे मतलब नहीं पूछेगा, बट अगर पूछे मतलब जनरल अवेयरनेस का, मैं याद आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको. अभी मैं बोल रहा था जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बोल रहा था, ठीक है, वही ये बुक में नहीं दिया है अभी, लेकिन मुझे याद आ गया कि ये जो है आगे आपको काम में आएगा, तो मैं बता देता हूँ. तो बाइपोलर एंड ट्राइपोलर, मैं कौन बाइपोलर बोला था, कौन ट्राइपोलर बोला था, ये क्वेश्चन आपको अभी नहीं तो आगे आपको कभी ना कभी ये चीज याद आएगा, मतलब पूछा जाएगा. हो सकता है आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे, या इवन आप जो है बीएड करते टाइम पूछे. तो ये जो बाइपोलर और ट्राइपोलर जो मैंने आपको बताया, बाइपोलर के बारे में बताया था जॉन एडम ने. ये चीज आप नोट डाउन कर लो, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि आप जो है एक कॉपी में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा उसको नोट डाउन करोगे. टीचिंग एज ए बाइपोलर प्रोसेस किसने बताया था? जॉन एडम ने बताया था. और जॉन डीवी ने बताया था कि इट इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, दिस इज नॉट इन द बुक, इसको आप याद रख लो. ठीक है, मतलब नोट डाउन कर लो, बाद में आप याद हो जाएगा. जॉन एडम बाइपोलर, टीचर प्लस स्टूडेंट. और जॉन ड्यू क्या बोला था? और टीचर स्टूडेंट, और यहाँ पे जो है जहाँ पे एजुकेशन होता है मतलब एनवायरमेंट, ट्राइपोलर प्रोसेस. तो इसको आप जो है नोट डाउन कर लो. उसके बाद नेक्स्ट है बेसिक कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एनवायरमेंट. तो टीचिंग एनवायरमेंट में क्या क्या चाहिए? तो दैट फर्स्ट थिंग इज दैट की द टीचर मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द स्टूडेंट. मेरे स्टूडेंट कैसे हैं? जैसे मुझे पता चला कि माय स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर RICEE, some of the students are also preparing for NCET, and some of the students are also preparing for CUET, some may prepare for state B.Ed. So what I will do, I will guide you in such a manner that will help you in all other exams also. So I must have knowledge on you. So knowledge. Then love with affection for the students. अब लव विद affection जब बात आता है, दिस इज फॉर द लाइक योर स्कूल. हम जो भी बात करेंगे आप हमेशा याद रखोगे दैट वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट द स्कूल चिल्ड्रन. हम लोग स्कूल का, बिकॉज आप बीएड करने के बाद यू कैन बिकम टीजीटी या फिर पीजीटी बन सकते हो.
मतलब अगर आप पीजी कर चुके तो पीजीटी बन सकते हो, नहीं तो नॉर्मली आप जो है बीए बीएड बीएससी बीएड करने के बाद टीजीटी बन सकते हो, अगर आपने पीजी नहीं किया है तो ये सब स्कूल है, ठीक है। इधर 6 टू लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाओगे, टीजीटी पीजीटी दोनों मिला के बताऊं तो ये सब दे आर चिल्ड्रन। तो अपने बच्चों के प्रति कौन बच्चा कैसा है, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट योर स्टूडेंट, their background, their knowledge, their IQ level, their family background, their problems. You must have knowledge about them. Along with that, you must have love with affection for the students. आपको अपने बच्चों के प्रति अपने अपने जो भी स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो उनके प्रति आपका लव एंड अफेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। दैट these students can definitely get success in the examination. जितने भी डाउट्स पूछे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, विथ पेशेंटली आप उनको जो है डील करोगे। एंड देयर मस्ट बी प्लानिंग while preparing, there must be planning, preparation and organization of teaching method. मुझे आपको क्लास करने से पहले मुझे आपको पहले ही पीपीटी बनाना पड़ा, दैट इज माय प्लान, ठीक है। मतलब मैंने प्लान किया कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं सीधा एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर सकता था, नहीं मैंने प्लान किया कि नहीं मैं पहले टीचिंग पढ़ाऊंगा, फिर एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा। तो आई हैव प्लान द लेसन। तो एज ए टीचर आपको सबसे पहले लेसन को प्लान करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द लेसन, लेसन को प्रिपेयर करोगे, मतलब सब कुछ सब टॉपिक है। जैसे मैंने पीपीटी बनाया या जैसे मैंने बुक बनाया, यू हैव टू प्रिपेयर द मटेरियल एंड देन ऑर्गेनाइज द टीचिंग मेथड फॉर द टीचिंग, फॉर द रियल टीचिंग आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एंड एज ए टीचर यू मस्ट हैव एंथुसियाज्म फॉर टीचिंग। आपको पढ़ाने के लिए आपके अंदर एंथुसियाज्म होना चाहिए। मतलब पढ़ाने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, एंथुसियाज्म का मतलब होता है कि आपके अंदर जो है एक भूख, मतलब लर्निंग के लिए एक ये होना चाहिए। ओके, क्या पूछ रहे हो, ठीक है। मतलब लर्निंग के लिए आपके अंदर एक क्या होना चाहिए, आपको एक ये रहना चाहिए कि हाँ आई विल डेफिनेटली लर्न, एंथुसियाज्म आपके अंदर में। टीचर मस्ट हैव एबिलिटी टू स्टिमुलेट द लर्नर थॉट एंड इंटरेस्ट। आपके अंदर इस तरह का कैपेबिलिटी होना चाहिए कि यू कैन stimulate, means you can like give some like things, yeah, inputs or knowledge or something questions you can ask so that उनका इंटरेस्ट आएगा। मतलब आप ऐसे बनने चाहिए कि उनके अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में आप इंटरेस्ट जो है जनरेट कर सको, ठीक है। दैट्स द मेन थिंग। दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक, बट व्हाट इज सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी? ओह, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी क्या होता है, ओके। सो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी मतलब होता है कि आपका जो अभी क्या है कि हायर सेकेंडरी मतलब 11 12 है, ठीक है। और सेकेंडरी मतलब अभी नहीं, पहले ऐसा था कि तुम्हारा जो 9th एंड 10th को बोलते थे सेकेंडरी और 11 12 को हायर सेकेंडरी बोलते थे। बट ये सब अभी सेकेंडरी स्टेज में आ गया है। पहले इनको सेकेंडरी इनको हायर सेकेंडरी बोलते थे, बट ऑल दिस नाउ केम अंडर वन ग्रुप दैट इज सेकेंडरी। एनईपी में पढ़ाया गया है फाउंडेशन, प्रिपेरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो ये सब अभी सेकेंडरी में आ गए अभी, और हायर सेकेंडरी नहीं बोलते हैं। बट इसको तुम चाहो तो 11 12 को हायर सेकेंडरी बोल सकते हो। नाउ ऑल्सो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे हायर सेकेंडरी इनको बोला जाता है, हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। 11 12 को हायर सेकेंडरी बोलते हैं, इनको आप लोअर सेकेंडरी बोल सकते हो या सेकेंडरी बोल सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि बेसिक रिक्वायरमेंट पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, व्हाट आई नीड टू टीच। सबसे पहले ट्राइपोलर प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया, टीचर स्टूडेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये तीन चीज तो होना चाहिए। मतलब टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे, प्लस कोई एनवायरमेंटल फैक्टर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल चाहिए जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाओगे, यू मस्ट नीड ए स्कूल। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, गूगल मीट। ये हम बुक गूगल में मीट में नहीं है ना? डिस्कस करें तो हमारे लिए गूगल मीट एकदम क्या, ये सब बुक के अंदर में है, ये सब नहीं है बुक के सर? अंदर है। मैं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज इनसाइड द बुक। ओके, ऐसा कुछ भी बुक में नहीं, ऐसा मत सोचो, बुक के अंदर है। हाँ, मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके आपको समझा रहा हूँ। इफ यू टेल मी द पेज नंबर तो ये थोड़ा सा बाद में है, ठीक है। तो मैं आपको जो है एक शॉर्ट में देखो, क्योंकि कुछ कुछ चीज तो मैं आपको पढ़ने के लिए छोड़ दूंगा, दैट यू विल स्टडी, बट बुक विल बी कंप्लीट इन इन लाइक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखा जाएगा तो बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको कुछ कुछ चीजें खुद से देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बुक का ही है, बुक के अंदर से सब कुछ लिया गया है। मैंने पीडीएफ पीपीटी जो मैंने बनाया है बुक में से चीजों को लेके बनाया हुआ है, तो डोंट वरी फॉर दिस। हाँ, पेज 36, हाँ, लेट मी सी। यस सर। हाँ, पेज 36 बोल रहा हूँ, एक सेकंड। ओल्ड बुक में पेज 36 में है तो इसमें भी होगा। हाँ, सर
यस, ये और ये सब कुछ है, आप एक बार पढ़ोगे ना, मतलब आपका भी तो कुछ काम मैं दे रहा हूँ, ये सब बुक के अंदर ही लिया गया है, ठीक है। थोड़ा मतलब मैं ऑर्गेनाइज करके शॉर्ट में यहाँ पे रखा हूँ पीडीएफ में, डोंट वरी फॉर दैट। आपका भी थोड़ा सा काम है सेल्फ स्टडी करना, इसके बाद क्लास के बाद मैं बता दूंगा कि कौन से पेज से कौन से पेज तक पढ़ाया गया है, फिर आप जो है उसको पढ़ना, ठीक है। हाँ, यस, बोलो गौतम। सर जो ट्राइपोलर में है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हम जो बोल रहे हैं, उसमें क्या इसमें कंटेंट या करिकुलम वो सब इंक्लूड हो सकता है क्या? हाँ हाँ, यस 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 यस, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड ट्राइपोलर में, ठीक है। टीचर स्टूडेंट्स के बाद बाकी जितना है वो हो गया, वो सब उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हम बोलते हैं, जहाँ पढ़ा रहे हो जैसे हम गूगल मीडिया पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट आसपास है तो वो शोर शराबा होगा, वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। तो वो सब कुछ जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। तो मेनी थिंग्स विल बी देयर। हाँ, इन द न्यू बुक इट इज इन पेज नंबर 30। इन द न्यू बुक इट इज ऑन द पेज नंबर 30। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पेज नंबर 30 में है, ठीक है। थैंक यू साक्षी। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू साक्षी प्रीमा फॉर इन्फॉर्मिंग। तो ये पेज नंबर 30 में है, ठीक है। तो और मुझे क्या चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना है, तो व्हाट डू आई नीड, आई मस्ट हैव ए प्रोफेशनलिज्म। मतलब मेरे अंदर पढ़ाने का जो है प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि बीएड क्वालिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल। मैंने अगर बीएड किया हुआ है, दैट मीन्स मैं प्रोफेशनली एलिजिबल हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। स्कूल का हम बात कर रहे हैं, ट्यूशन कोचिंग तो कोई भी पढ़ा सकता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल्स ओनली। Remember, keep in mind, whatever we are understanding is only and only for the school education perspective. So, स्कूल में पढ़ाने के लिए एक टीचर को क्या चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, मतलब आपको प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, दैट इज बीएड फॉर द लाइक हाई स्कूल्स, ठीक है। और फॉर द लाइक फॉर टू बिकम ए पीआरटी, क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना पड़ेगा। आपको टीजीटी बनने के लिए या पीजीटी बनने के लिए आपको बीएड करना पड़ेगा। टीजीटी बनने के लिए बीएड, बीएससी या बीए बीएड, एंड पीजीटी बनने के लिए पीजी भी करना पड़ेगा, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। तो ये प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होना चाहिए, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। सुइटेबल एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और लाइक सर मेरे आसपास बहुत सारा शोर शराबा होता है। यस सर सर हाँ, अगर हम एमएड करेंगे तो उसका एडवांटेजेस क्या रहेगा? एडवांटेजेस, हाँ, आई विल टेल दैट आल्सो। ओके, नाउ देखो, सुइटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। सुइटेबल एनवायरनमेंट जैसे फॉर एग्जांपल आप जो स्कूल में पढ़ा रहे हो, आज के आसपास बहुत सारा मार्केट एरिया है, व्हीकल्स मूवमेंट कर रहे हैं, तो लाइक उसमें क्या होता है कि आपका जो है पढ़ाने में बच्चों को दिक्कत होगा, ठीक है। शोर शराबा में आप जो बोले बच्चों तक सुनाई नहीं देगा, तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएशन होगा तो फिर आप मेरा स्क्रीन नहीं देख पाओगे, मेरा ऑडियो नहीं सुन पाओगे, तो फिर वहां पे भी दिक्कत है। दैट्स वाई एनवायरमेंट शुड बी लाइक सुइटेबल। इसलिए जो है मेन चीज है कि एनवायरमेंट जो है स्कूल का पीसफुल होना चाहिए। टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप शुड बी गुड, फादर लाइक रिलेशनशिप, टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में फादर मदर लाइक रिलेशनशिप। आप अपने टीचर्स को एज ए फादर, एज ए एल्डर ब्रदर या एज ए मदर, मतलब आप रेस्पेक्ट करोगे प्रॉपरली, और स्टूडेंट भी टीचर भी आपका वैसा ध्यान रखेंगे। अब स्कूल का बात हम कर रहे हैं, ऐसा बच्चों का ध्यान आप रखोगे जब आप टीचर बन जाओगे कि वो आपके घर के ही है, मतलब आपके अपने लोग हैं। Yes, Lita Das asking any question? सर फ्रेंड नहीं हो सकता? Yes, friendly relationship, friendly up to a certain limit। क्या होना चाहिए, friendly up to ये certain limit, friendly relationship रखना है, बट कुछ लिमिट तक। ऐसा नहीं कि आपके कंधे पे कंधे मिला के आपके साथ वो बच्चा चलेगा, ठीक है। और सर कैसे हो, मतलब बहुत सर ज्यादा फ्रेंडली नहीं, फ्रेंडली अप टू a certain limit। तो जिसको हम बोलते हैं फादर लाइक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फादर लाइक रिलेशनशिप। यस, सर टीचर को क्लास में फादर लाइक रिलेशन रखना चाहिए या फ्रेंडली टाइप का? फादर लाइक का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली अप टू ए सर्टेन लिमिट। मतलब क्या है कि आप फ्रेंडली रहोगे तब तक जब तक बच्चा बदमाशी ना करे। जैसे आप अपने पापा के साथ मौज मस्ती सब कुछ करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने, लेकिन जब आप एक हद के बाद अपने घर में परेशानी करोगे या जिद करोगे, नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे ये चीज चाहिए, तब आपके पापा आपको डांटेंगे। ये सुन लो। सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि एक टीचर को कैसे रहना चाहिए, फादर या फ्रेंड की तरह, तो प्रायोरिटी पहले किसको देंगे? फादर लाइक, बिकॉज टीचर को फ्रेंडली अप टू ए सर्टेन लिमिट रहना होता है।
तो फादर लगे। मैंने ये बहुत बार डिस्कशन भी किया था पहले, पिछले साल में सर भी। लीडर तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? लीडर नहीं होता क्योंकि हम लोग जो है छोटे बच्चों के साथ रिलेट करते हैं। जैसे क्लास 12 तक के बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लीडर का काम क्या होता है? लीड करना। ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था, इन द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम टीचर लीडर हुआ करते थे, इन द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। बट इन द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम टीचर को हम लोग लीडर ना कह के टीचर को हम लोग कहते हैं फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। क्योंकि फैसिलिटेटर। अभी जो है, हाँ, यस, फैसिलिटेटर। टीचर को हम लोग अभी क्या कहते हैं? फैसिलिटेटर। ठीक है। तो अगर फ्रेंड और फादर दिया तो आपको फादर को चूज करना है, बिकॉज फ्रेंडली अप टू सर्टेन लिमिट का बात हम कर रहे हैं। हाँ, पहले के जमाने में क्या था, इट वाज लाइक वन काइंड ऑफ टीचर सेंटर एजुकेशन सिस्टम। ये पहले के जमाने में क्या था, टीचर सेंटर एजुकेशन सिस्टम था। तो टीचर जो बोलेंगे बाकी सबको वही फॉलो करना पड़ता था। टीचर लीड करते थे और बाकी सब उनके साथ चलते थे। टीचर जैसे पढ़ाते थे बच्चे को वही चीज फॉलो करना पड़ता था। टीचर जो बोलते थे बच्चे को वही फॉलो करना पड़ता था। दैट इज लीडर। ठीक है, लीड करेंगे। ऑल सबको साथ में लेके चलेंगे बट लीड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे आगे रहेंगे। लीडर हमेशा एक कदम बाकी लोगों से आगे रहता है। ऑल सबको गाइड करेंगे बट आगे। गाइड क्या होता है? आपके साथ चलता है। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए टीचर को अभी लीडर ना कह के टीचर को गाइड कहा जाता है, या फ्रेंड, या फिलोसोफर कहा जाता है, या फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज कहा जाता है। दिस इज द डिफरेंस। इसको पहले टीचर सेंटर था, अभी क्या है? स्टूडेंट सेंटर है। अभी का एजुकेशन सिस्टम क्या है? इट इज चिल्ड्रन सेंटर और स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? यस सर, यस सर। नेक्स्ट इज Yes, sir. स्टूडेंट्स डिसिप्लिन। बच्चे भी डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन इन द सेंस कि नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं बैठेंगे चुप होके। डिसिप्लिन मीन्स ये है कि स्टूडेंट्स विल ओबे द गुड थिंग्स ऑफ द टीचर। टीचर जो भी उनको सजेशन देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको ओबे करेंगे, होमवर्क करेंगे, क्रिएटिव क्यूरियस बनेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। एंड लास्ट फैक्टर ये है कि टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का लर्निंग के प्रति बोथ शुड हैव डिवोशन टुवर्ड्स द टीचिंग एंड लर्निंग। सीखने के लिए, सिखाने के लिए दोनों के अंदर डिवोशन होना चाहिए। ठीक है। यस, लीता दास आस्किंग एनी क्वेश्चन? लीता दास आस्किंग एनी क्वेश्चन? यू हैव रेज्ड योर हैंड। नो सर। हाँ, एमएड जो आप बोल रहे थे रितिका, एमएड मतलब होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। बीएड करने के बाद एमएड किया जाता है। एमएड करने से एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है कि यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो। आप नेट एग्जाम दे देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बीएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हो, टीजीटी, पीजीटी बन सकते हो। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा लेक्चरर बन सकते हो। बट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एटलीस्ट एमए या किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन पर बनना है, सर, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो नेट क्लियर करना भी कंपलसरी है ना? यस, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप नेट एग्जाम देते हो एमएड के बाद, नेट तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, लेकिन बिना एमएड या बिना मास्टर्स किए आप नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। जैसे सीटेड, बिना बीएड किए आप सीटेड एग्जाम नहीं दे सकते। वैसे ही बिना एमएड या मास्टर्स किए आप नेट के एग्जाम नहीं दे सकते। तो नेट तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स या एमएड। अगर आपको एजुकेशन में आपको पीएचडी करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास एमएड या किसी भी सब्जेक्ट में एजुकेशन में करना है तो मास्टर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन होना चाहिए, एमए इन एजुकेशन बोलते हैं, या फिर आपके पास एमएड होना चाहिए। ठीक है, तब फिर आप नेट एग्जाम देके बन सकते हो। एलिजिबिलिटी तो आपको करना पड़ेगा, बट दिस इज मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। खाली बीएड करके नेट एग्जाम देके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। आपको एमएड या मास्टर्स ऑफ एजुकेशन इन आर्ट होना चाहिए एजुकेशन के में बनने के लिए। तो आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो जाता है एमएड, और आपको ऐड कर देता है कुछ एक्स्ट्रा बनने के लिए, मतलब टॉप लेवल तक जाने के लिए आपको एमएड आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सर साइंस Next. वाले के लिए सिग्निफिकेंस नहीं है क्या एमएड? कर सकते हो, साइंस वाले भी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचर एजुकेशन इन फिजिक्स फॉर एग्जांपल, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो टीचर एजुकेशन में, किसमें? फॉर एग्जांपल फिजिक्स में बन सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिजिक्स में आपका एमएससी होना चाहिए, एमएससी फिजिक्स होना चाहिए। क्लियर है? एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायोलॉजी होना चाहिए। अभी क्योंकि आईटीपी कोर्सेस हर जगह हो रहा है तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचर एजुकेशन का वैकेंसी बहुत सारा आ रहा है, आने वाला है। ठीक है, आ भी रहा है और आने वाला है। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा
कि आप मास्टर्स कर लेना आरआई से निकल, मतलब इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड बीए जो भी करते हो उसके बाद मास्टर्स कर लेना या फिर एमएड कर लेना। मास्टर्स अगर आप नहीं करना चाहते हो एमएड कर लेना या एमए इन एजुकेशन कर लेना, ठीक है। कोई एक सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें चाहते हो या ज्योग्राफी हिस्ट्री जिसमें चाहते हो। क्लियर? तो हम सर जो हम लोग टीचिंग के अभी बारे में, इंटीग्रेटेड वाला जो कोर्स करेंगे सर, हाँ तो यार एक होता है बीएड और एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है सर, तो हाँ उसमें के लिए मतलब हम लोग का भी तो बीएड वाले के लिए हम लोग का तो इसी से हो जाएगा, हाँ, उसका लेवल और थोड़ा सा हाई होता है। एग्जाम तो दोनों का सेम होता है, एक ही एग्जाम होता है, ठीक है। ओके, कीप कीप दोज काइंड्स ऑफ डाउट। लास्ट 15 मिनट्स में मैं आपको मिसलेनियस डाउट्स आपके लूंगा। अभी टॉपिक रिलेटेड आते हैं, ठीक है, नहीं तो टॉपिक से बहुत डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको टीचिंग के रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। टीचिंग क्या होता है हमने डिस्कस किया, टीचिंग लाइक कैसे बेसिक, यहाँ पे कीवर्ड मैंने बताया एक्टिव पार्टिसिपेशन। एपी मतलब क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन। नोट डाउन कर लेना जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमने डिस्कस किया। टीचिंग हमने जाना, अब हम जानेंगे एप्टीट्यूड क्या होता है। सर एप्टीट्यूड, यस सर बुक में एक लाइन है जहाँ पे लिखा है कि बोथ स्टूडेंट एंड टीचर पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, तो वो म्यूचुअल बेनिफिट डिस्क्राइब कर सकेंगे आप? यस। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर वांट्स द सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर का क्या गोल होता है? एज ए टीचर यू वांट 100% रिजल्ट। आप क्या चाहते हो कि आपके स्टूडेंट्स का 100% रिजल्ट होना चाहिए। और एज ए स्टूडेंट आप क्या चाहते हो? एज ए स्टूडेंट आप क्या चाहते हो? मेरा जो है, मुझे मैक्सिमम अच्छा नंबर लाना है, मैक्सिमम नंबर लाना है या सक्सेसफुल होना है, पास हो जाना है। स्टूडेंट अपना इंडिविजुअली पास होना सोचेगा, पर टीचर क्या सोचेगा? 100% पास। तो सबका दोनों का इंडिविजुअल गोल है, एंड दिस इज म्यूचुअल जो है गोल सेटिस्फाई करने के लिए दोनों आगे बढ़ते हैं। टीचर का गोल है 100% स्टूडेंट्स को पास कराना, स्टूडेंट का गोल है पास हो जाना या अच्छा नंबर लेके आना। दोनों का गोल सेटिस्फाई करना हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का मेन मकसद होता है, मतलब टीचिंग का मेन मकसद होता है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एप्टीट्यूड। Aptitude of any student is the internal ability or talent of the student that makes difference with other. For example, Ronaldo. Ronaldo has aptitude in sports, football. रोनाल्डो का एप्टीट्यूड किस में है? फुटबॉल में है। रोनाल्डो का एप्टीट्यूड है फुटबॉल में, मतलब उसका टैलेंट या उसका इंटरनल एबिलिटी, जिस चीज की वजह से वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, वो जिसकी वजह से वो जाना जाता है, इट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो भी रोनाल्डो, मेसी जो भी है। सिमिलरली विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, ठीक है, विराट कोहली, दे हैव लाइक इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट फॉर द क्रिकेट, दे आर टैलेंटेड क्रिकेटर्स। तो वो दूसरों से अलग हैं because of their skill. So aptitude makes you different, and for aptitude you have to practice a lot. To make aptitude or to make good in aptitude you have to practice a lot. वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ने अपने जिंदगी में काफी प्रैक्टिस किया होगा तभी उस लेवल तक पहुंचे हैं। रोनाल्डो ने काफी प्रैक्टिस किया होगा तब उस लेवल तक पहुंचे हैं। आज सुबह हमारे ग्रुप में एक क्वेश्चन जो है आप लोग भेज रहे थे कि कौन सा लर्न नहीं है, मतलब कौन सा सीखा नहीं जाता, ठीक है। तो वहां पे जो है इंटरेस्ट था और क्या क्या था सब कुछ। तो रिफ्लेक्स देखो, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे चीटी का आपको ये कर रहा है या कुछ भी आपके यहाँ पे कोई पिंच किया, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ वहां से आ जाएगा वापस। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को सीखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है। एक बार कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल आंख में जाता है, आंख वहां पे फॉर एग्जाम्पल फायर सोर्सेज के पास जाता है, जब वो वहां पे हाथ लेगा, वो अगर उसको अगर लगेगा हाँ मुझे मेरा बर्निंग सेंसेशन हो, तो ऑटोमेटिक हाथ वहां से डिटेक्ट कर लेगा। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, दैट इज रिफ्लेक्सेस। तो रिफ्लेक्सेस जो है वो जो है क्या होता है, मतलब उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, दैट इज नॉट लर्न। बट इंटरेस्ट, प्रैक्टिसेस, ये सब चीज आपको सीखना पड़ता है। एटीट्यूड आपको सीखना पड़ता है, ठीक है, आप सीखते हो। तो देखो, जितना ज्यादा आपका किसी भी टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और आपका एटीट्यूड उतना अच्छा होगा उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो टू बी ए स्ट्रॉन्ग इन एप्टीट्यूड स्टूडेंट मस्ट हैव एनॉर्मस इंटरेस्ट इन द एरिया व्हिच दे आर इंटरेस्टेड। आपके अंदर उस चीज के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब ये भी इनबॉर्न क्वालिटी है। इंटरेस्ट इनबॉर्न क्वालिटी नहीं होता, बहुत सारी जगह पे आपका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन फिर आपने टीचिंग प्रोफेशन को चुना, बाद में आपका टीचिंग प्रोफेशन को अच्छा लगा। आई वाज आल्सो लाइक दैट। तो इंटरेस्ट बाद में भी आपका किसी चीज को जज करने के बाद या जानने के बाद इंटरेस्ट आ सकता है। तो ओके, so to become
talented or to have aptitude, he must have enormous interest. आपके अंदर enormous interest होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए. एंड टीचिंग एप्टीट्यूड टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड टीचिंग. अगर टीचिंग में इंटरेस्ट रखना है, और टीचिंग में अच्छा करना है, अच्छा टीचर बनना है, तो आपको टीचिंग में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा. यू हैव टू बिकम like you have to create your interest for teaching. Now, to be a good teacher, one must have combination of behavioral characteristics as well as cultural characteristics. You should have behavioral as well as cultural characteristics. Means your behavior should be like a teacher, as well as the culture that you follow, the practices that you follow in the classroom should be also like a teacher. For example, cultural characteristics does not mean that you only follow your own religion. You will follow your religion, but at the same time you have to respect other religion also, others culture also, because we are living in a society which is which kind of society? Secular society. Yes. So the person with real teaching aptitude must be curious. You should have a curiosity as a teacher. आपके अंदर curiosity चाहिए. सर ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, व्हाट, मतलब आप खुद भी सोचो कि आपके अंदर खुद भी क्यूरियोसिटी होना चाहिए. ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों नहीं होना चाहिए, वो क्यों नहीं, फिर आप सोचो, आंसर तक पहुंचो. ओपन माइंडेड एज ए टीचर, यू शुड हैव ओपन माइंड, यू शुड हैव योर ओपन माइंड, यू शुड बी ओपन माइंडेड. बच्चे आपको किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं. यू हैव टू like be prepared for that. If a student is asking a question unrelated to your topic, then you will answer that question after the class or in your spare time or in lunch break or any other time. But you will definitely do not discourage. Okay, you will encourage to ask question, but you will answer the question after the class, not in the class. Unrelated question पूछे तो ओपन माइंड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्करेज कर दो, ये क्वेश्चन नहीं पूछना है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली ही और सी मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज इन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कंटेंट के ऊपर नॉलेज बिना, मतलब आप अच्छा टीचर नहीं बन सकते हो. तो यू मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज. क्लियर है. एंड यू शुड हैव ऑल्सो लव एंड फेथ फॉर द स्टूडेंट्स. अपने स्टूडेंट्स के प्रति लव एंड फेथ होना चाहिए. तो इफ वी समराइज टीचिंग एप्टीट्यूड, देन टीचिंग एप्टीट्यूड इज द प्रोसेस of attending people's need, experience and feeling and making specific intervention to help them learn things. Teaching aptitude क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना, उनका नीड्स को, एक्सपीरियंस को समझना, इनके फीलिंग्स को समझना, एंड जो जरूरत है, जिस तरह का इंटरवेंशन का जरूरत है, जिस तरह का हेल्प का जरूरत है, उनको वो हेल्प प्रोवाइड करना. जैसे कि क्वेश्चन पूछना, उनका प्रॉब्लम को सुनना, गिविंग देम इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनिंग सम फिनोमेनन, demonstrating a skill, demonstration of a process, testing their understanding, testing their capacity, facilitating the learning activity. For example, some are the weak student in the classroom. इंटरवेंशन मतलब Specific intervention का मतलब होता है specific guidance, specific support. Okay, जैसे for example some weak students are there. For weak students you have to give notes. For strong student you do not need to give notes, but for the weak students you have to give notes. So note taking, discussion, assignment writing, simulation practices, whatever required we will provide. Okay, एक एजुकेशनल फिलोसोफर थे बिंगहैम करके, उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड का एक डेफिनेशन दिया है. टीचिंग एप्टीट्यूड इज द स्पेसिफिक एबिलिटी, मतलब किसी का खुद का जो है एक स्पेसिफिक एबिलिटी है. पोटेंशियलिटी मतलब कुछ कर पाने का क्षमता. इंटरेस्ट, सेटिस्फैक्शन एंड फिटनेस इन टीचिंग प्रोफेशन. टीचिंग प्रोफेशन में अगर वही फिट है, अच्छे से कर पाता है, इंटरेस्टेड है, तो उसको एक अच्छा टीचर माना जाएगा, या उसको बोला जाएगा कि ही हैज गुड टीचिंग एप्टीट्यूड. एंड आरआई वाले भी जब आपका टेस्ट करेंगे तो सवाल ऐसा देंगे जिससे आपका इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा, आपकी पोटेंशियलिटी, आपकी एबिलिटी के बारे में पता चलेगा. एनसीटी, एनटीए जो भी एग्जाम कंडक्ट करेगा, इवन आप आगे जाके इंटरव्यू देंगे. फॉर एग्जाम्पल आप जो है आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हो, आरआई में जाके कैंपस प्लेसमेंट होता है आरआई में, तो आरआई का कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हो, या फिर केवीएस का इंटरव्यू में बैठते हो, या एनवीएस के इंटरव्यू में बैठते हो. ठीक है, तब आपको ऐसे सवाल पूछा जाएगा जिससे वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड को जाने. ठीक है. एंड आप किस तरह से ओरिएंटेड हो, मतलब किस तरह से अपना काम करते हो एज ए टीचर. जैसे आपको डेमो टीचिंग करने के लिए बोलेंगे, आपको डेमो करने के लिए, तो आप कैसे डेमो पढ़ाते हो वो देखा जाएगा. इसके लिए स्किल क्लासेस होता है, माइक्रो टीचिंग इसको कहते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग स्किल ऑल्सो ऑक्युपाइज ए मेजर प्लेस. टीचिंग स्किल क्या करता है, एक मेजर प्लेस ऑक्युपाई करता है. ठीक है. टीचिंग एप्टीट्यूड में एक मेजर प्लेस क्या ऑक्युपाई करता है, टीचिंग स्किल. हाँ
सर वहाँ पे सिमुलेशन किस क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? साइमुलेशन मतलब होता है किसी एक चीज को लाइक आप उस एक तरह से समझाना। एक सेकेंड, अगर मैं इसको प्रॉपरली इसका मैं मतलब बताऊं, जस्ट एक मिनट, एक सेकेंड। इसका अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, साइमुलेशन का मतलब होता है कुछ, हाँ, सिंपल मीनिंग अगर देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग दैट इज नॉट रियल रियल थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल आप जब कुछ किसी एक चीज का एग्जांपल देना चाहते हो बच्चों को, तो आप उनके सामने कुछ रियल चीज ना भी देके कुछ लाइक उनको बताते हो कि हाँ लाइक दिस थिंग्स विल बी देयर। आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट उनको चीज बताते हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग दैट इज नॉट रियल फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन उनके लिए बताते हो, ठीक है, तो दैट इज यस सिमुलेशन। सर। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल जो हम लोग एनिमेशन के थ्रू बताते हैं, कुछ नहीं भी हो सकता है लेकिन कुछ कार्टून वार्टून बना के बताते हैं कुछ सिखाने के लिए, रियली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, तो उस तरह का मतलब इमेजिनेटिव कैपेसिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट इज योर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का नेचर क्या है Sir, कि टू प्रोवाइड, यस। so you said that reflexes are not learned, but when the child gets a particular reflex, he learns from the mistake, right? That fire is dangerous for him, and he will not repeat the same mistake. That is not learned actually. Reflexes are automatic. Yes, we learn from the reflex because अगर आपने क्लास 10 में या क्लास 12 में बायोलॉजी पढ़ा होगा, then आपको ये चीज पता होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अगर देखो, अगर आपके सामने कुछ स्टिमुलस आता है, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्स है, ठीक है, स्टिमुलस आता है आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल कुछ बर्निंग सेंसेशन, फायर को छू लेते हो, तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका हाथ वहां से वापस आ जाता है। कैसे होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द व्हाट, योर क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन तक वो चीज नहीं पहुंचता है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। रिफ्लेक्स। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड मतलब आप स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, स्टिमुलस जो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड आपके हैंड को बोलता है कि आप जो है वहां पे हाथ वापस कर लो, ठीक है, ऑटोमेटिकली हाथ वहां से वापस आ जाता है। फिर हम सीखते हैं कि ये जो चीज है वो ये है, मतलब आप बाद में सीखते हो, रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक हो जाता है, आप रिफ्लेक्सेस से सीखते हो, ऐसा नहीं कि आप रिफ्लेक्स सीखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने कोई धूल फेंक देगा, तो आपका आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के सोच समझ के आंख को बंद किया, आपका आंख ऑटोमेटिक बन जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्स। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको लाइक मॉस्किटो बाइट कर रहा है या कुछ भी, यहाँ पे कुछ पिंच किया, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है आप यहाँ से हटा दोगे, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स। ऐसा नहीं कि आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, दिमाग में सोचा, कुछ देर फिर किया, ठीक है, हाँ, सो रिफ्लेक्सेस आर नॉट लर्न। रिफ्लेक्स से हम सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम आवर रिफ्लेक्सेस, बट रिफ्लेक्सेस आर नॉट लर्न, ठीक है, ओके, क्लियर, हाँ। ओके Yes, सर। sir. तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वेरी गुड। तो मैं तो बहुत दिन पहले बायोलॉजी पढ़ा था, तो मैं एग्जैक्टली भूल चुका हूँ, बट इतना याद है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड से होता है, फिर बाद में वो ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या है? टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, बच्चों को गाइडेंस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, ये हमारा काम है। फिर इंटरेक्शन करना, एक्टिव इंटरेक्शन, पैसिव नहीं, एक्टिव इंटरेक्शन। पैसिव मतलब क्या होता है? मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप चुपचाप सुन रहे हो, कुछ भी नहीं सोच रहे हो, बस लिख रहे हो, पैसिव इंटरेक्शन। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन पूछते हो, मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हो, दैट इज एक्टिव इंटरेक्शन। टीचिंग इज एन आर्ट ऑफ गिविंग नॉलेज एज वेल एज साइंस ऑफ गिविंग नॉलेज, बिकॉज इसमें हम लोग फैक्ट्स एंड फिनोमेना समझाते हैं जो कि साइंस है, और कैसे समझाते हैं, हाउ ड्रामेटिकली यू आर एक्सप्लेनिंग, हाउ इंटरेस्टिंगली यू आर एक्सप्लेनिंग, दैट इज आर्ट। टीचिंग में क्या होता है? आर्ट होता है, एक कला होता है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर होते हैं लेकिन वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते बिकॉज उनके अंदर पढ़ाने का आर्ट नहीं होता है। तो वी मस्ट हैव आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। एंड टीचिंग इज ए कंटिन्यूइंग और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एंड टू बिकम ए गुड टीचर यू मस्ट हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट। आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर, आपको बच्चों को क्या करना है? और ज्यादा सीखो, और ज्यादा सीखो, इसके लिए आपको जो है बच्चों को एनकरेज करना है। डू नॉट गिव एवरीथिंग स्पून फीडिंग, सब कुछ नहीं है कि मतलब सब कुछ मत बताओ। Leaps of things so that they will research themselves, they will become curious learner, they will become they should have curiosity। आपको क्यूरियोसिटी उनके अंदर जनरेट करवाना है, आपको उनके अंदर क्रिएटिविटी जनरेट करवाना है।
अगर आप सब कुछ उनको बता दोगे, स्पून फीडिंग कर दोगे, तो फिर वो मेहनत नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव टू एनकरेज देम टू लर्न मोर एंड मोर। उनको थोड़ा बता के ज्यादा सीखने के लिए बोलो। दिस इज कॉल्ड एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन। एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन कीवर्ड है, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन। मतलब बच्चा खुद से एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा। द स्टूडेंट्स विल देमसेल्फ think about a topic and create their own knowledge, own understanding, own formula, own tricks. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ पढ़ते हो, खुद का निमोनिक्स बनाते हो, ठीक है, आपका खुद का जो है निमोनिक्स बनाते हो। हाँ, नहीं ऐसे ऐसे होगा, ये भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी है, मतलब अलग अलग चीज पढ़ते हो, कोई टीचर ने आपको कोई निमोनिक्स सिखा दिया, आपने कुछ और इजी निमोनिक्स बना दी। ठीक है, टीचिंग फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल इन द सेंस क्लासरूम में होता है। टीचिंग जो है इनफॉर्मल टीचिंग नहीं होता है। इनफॉर्मल जो होता है हम उसको एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल जब आता है वो एजुकेशन के सेंस में आता है। दैट यू हैव टू रिमेम्बर। टीचिंग जो भी टीचर पढ़ाते हैं दैट इज इनसाइड द क्लासरूम। ठीक है, बाकी जो चीजें होता है, इनफॉर्मल चीज जो भी होता है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल नॉलेज, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो अगर इनफॉर्मल का बात यहाँ पे हम कर रहे हैं तो वो एजुकेशन को बात कर रहे हैं, इसका आपको ध्यान में रखना है। टीचिंग इज ए कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, बोरिंग मैनर में नहीं, इंटरेस्टिंग मैनर में। And it is a tool to help the students to adjust himself in the society and its environment. अपने एनवायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, एक अच्छे टीचर होने के लिए कुछ क्वालिटी होना चाहिए। नेचर तो हमने समझ लिया, कुछ और क्वालिटी टीचर्स के पास होना चाहिए। जैसे कि टीचर मस्ट आइडेंटिफाई द वीक स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में जो भी वीक स्टूडेंट हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाना चाहिए। ठीक है, टीचर लीव विद द स्टूडेंट्स मेंटली। आपको उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना है, जहाँ पे आप बच्चों के साथ मेंटली जो है रहोगे। मेंटली मतलब उनके माइंड के साथ आपका सिंक्रोनाइज होना चाहिए। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पता होना चाहिए कि हाँ बच्चा क्या सोच रहा है, तो मेंटली उनके साथ रहोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्यों अच्छा नहीं कर रहा है या क्यों अच्छा कर पा रहा है। टीचर मस्ट आइडेंटिफाई नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एंड बिल्ड द स्टूडेंट्स ऑन व्हाट दे हैव। मीन्स यू हैव टू गिव देम नॉलेज बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज। जो उनके अंदर नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से उनको आपको न्यू नॉलेज देना है। इस पॉइंट का मतलब यही है। ठीक है, बिल्ड द स्टूडेंट्स ऑन व्हाट दे हैव। जो जानते हैं उस हिसाब से उनको समझाओ ताकि वो समझने में आसान आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्राइबल एरिया में पढ़ाने के लिए जाते हो और ट्राइबल एरिया के लोगों को ट्रेन के बारे में नहीं पता, प्लेन क्या होता है नहीं पता। ठीक है, ट्रेन के बारे में नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, तो उनको आप ट्रेन के बारे में बताओगे या सिटी का कुछ बहुत चीज ऐसा चीज बताओगे जो ट्राइबल एरिया में कभी देखा नहीं होगा, तो उनको समझ में नहीं आएगा। ट्राइबल वाले जो चीज जानते हैं उनको उसका एग्जाम्पल दोगे तो वो बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, तो टीचर मस्ट कीप ओन शोल्डर टू द स्टूडेंट्स फॉर नर्चरिंग देम ग्रो मेंटली एंड फिजिकली। मतलब उनके साथ आप एज ए फ्रेंड भी रहोगे। एज ए फ्रेंड मतलब ऐसा रहोगे, मतलब ओन शोल्डर बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। यहाँ पे देखो लिखा है, टीचर मस्ट बी फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स अप टू ए सर्टेन लिमिट इनसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम में एक सर्टेन लिमिट तक उनके साथ फ्रेंडली रहोगे। टीचर मस्ट बी ह्यूमरस इनसाइड द क्लासरूम एज वेल एज आपका जो है क्लासरूम कंट्रोल कैपेबिलिटीज भी होना चाहिए। मस्ट हैव द कैपेबिलिटीज टू कंट्रोल द क्लासरूम। एट द सेम टाइम दया भावना रखोगे, ह्यूमरस रहोगे, बट क्लासरूम कंट्रोल होना चाहिए। मीन्स यू शुड बी ए फादर लाइक फिगर टू द स्टूडेंट्स। फ्रेंड को डरते नहीं हम, क्यों हम फ्रेंड और फादर में फ्रेंड को क्यों नहीं चूज करेंगे, फादर को क्यों चूज करेंगे? बिकॉज फ्रेंड को नहीं डरते हैं हम, बट फादर को हम डरते हैं। फादर को थोड़ा सा हमारे अंदर डर होता है कि हाँ ये मेरे पापा हैं और मैं गलत काम करूंगा तो डांटेंगे। लाइक दैट टीचर्स आर देयर। टीचर्स आर फ्रेंडली बट नॉट लाइक फ्रेंड्स, नॉट लाइक एग्जैक्टली। दे आर फादर लाइक फिगर और मदर लाइक फिगर। मदर तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है इसलिए फादर लाइक बोलते हैं। मदर से हम लोग बहुत ज्यादा जो ये रहते हैं, बट फादर को थोड़ा बहुत डरते हैं इन इंडिया, तो इससे फादर लाइक रिलेशनशिप। A good teacher must have in-depth knowledge in the subject and must have love for the student, are the called as backbone of the society, also called as the nation maker। टीचर को हम लोग नेशन मेकर भी कहते हैं। ठीक है, एंड टीचर का इसके साथ साथ और भी बहुत सारा रोल्स होता है इन द सोसाइटी। एंड द वे टीचर कैन लीड ए स्टूडेंट इज वेराइड फ्रॉम टीचर टू टीचर। ठीक है, टीचर टू टीचर ये चीज जो है वैरी करता है। ओके,
एनी डाउट? कुछ, हाँ लावण्य कुछ पूछ रहे? सर ह्यूमरस मीनिंग? मीन्स लाइक आपके अंदर एक ह्यूमर होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ जरूरत पड़े जिस तरह का बिहेवियर करना है उस तरह का बिहेवियर करोगे। कभी आपको जो है उनके साथ लाइक हंसते खेलते रहना तो हंसते खेलते रहोगे, थोड़ा सीरियस होना तो थोड़ा सीरियस हो जाओगे, जहाँ जरूरत पड़े उनको दया दिखाना है तो दया दिखाओगे। ठीक है, दैट इज ह्यूमर। तो मतलब उनके साथ एक जॉली माइंडसेट में रहोगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, तो क्लास को सिंपल, ह्यूमरस का मतलब सिंपल कि यू हैव टू मेक योर क्लास इंटरेस्टिंग। ओके, आप क्लास को शांत नहीं, हंसी खुशी क्लास करो। बच्चे हंसना चाहिए, बच्चे जो है मजा आना चाहिए, बच्चे को इंटरेस्टिंग बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे जो है सीटी मारने लगे, चिल्लाने लगे, बहुत बदमाशी करने लगे, बेंच के ऊपर खड़ा होकर नाचने लगे, ऐसा नहीं। यू विल मेक योर क्लास हैप्पी, बट you should have the capability also to control the class. Okay, so teacher, the way a teacher can lead a student is varied from teacher to teacher. सबका जो सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। कोई टीचर बहुत लाइक इजीली संभाल लेते तो किसी टीचर को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है बच्चों को संभालने के लिए। Now teacher must have the following quality. Teacher have Sir? in depth, yes, सर टीचिंग एंड ट्रेनिंग का डिफरेंस एक बार बता दीजिए ना। हाँ, yes, we will discuss that. हाँ, टीचर Okay. first हम टीचिंग को समझते हैं, then we will go to the training. Okay, टीचर must have the following quality. In depth knowledge होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ द पेडागोजिकल स्किल। देखो सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ यस, वेरी गुड थिंग। नाउ व्हाई आईटीपी कोर्सेस आर देयर, व्हाई हमारे जो एजुकेशन सिस्टम एनईपी ने क्यों बताया कि हमारे यहाँ पे, जैसे खाली आरआई वाले करते थे पहले बीएससी बीएड बीए, ठीक है, ओनली आरआई वाले ये चीज करते थे बीएससी बीएड, और उसको ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट किया जाता था, केवीएस एनवीएस सब उसको एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, ये मॉडल आरआई ने 1963 में स्टार्ट किया था, 1963 में, बहुत पहले बीएससी बीएड चल रहा था। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अभी जिसको बोल रहे हैं उसको पहले इंटीग्रेटेड बीएड कहते थे। ठीक है, तो क्यों इसको एनईपी ने क्यों लागू किया? जो आरआई वाले 1963 से चला रहे हैं उसको एनईपी ने अभी क्यों लागू किया? बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। एक्चुअली और भी पहले कर सकते थे, बट अभी जो 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में बच्चों को सिर्फ नॉलेज नहीं, उनको पेडागोजिकल स्किल भी चाहिए। एट द सेम टाइम सीखेंगे तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, आप बीए करते थे या फिर आप लोग बीएससी करते थे, ठीक है, तो आप क्या समझते थे, आपका जो सब्जेक्ट के ऊपर इन डेप्थ नॉलेज होता था। ठीक है, इससे क्या होता था, बहुत सारे बच्चे जो बीएड ना करके बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज में एमएससी, एमए या एमएससी करने के लिए चले जाते थे। फिर जो वो लोग क्या करते थे, पीएचडी करते थे, एंड पीएचडी करके बहुत सारे बाद में बच्चे क्या हो जाते थे, जॉबलेस। मतलब ऐसा नहीं कि सबको पीएचडी करने के बाद पीएचडी वाला जॉब मिलता है। जॉबलेस इन द सेंस मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनको कुछ नहीं मिला, हाँ कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जॉबलेस तो नहीं, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट इसको हम बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उतना ज्यादा हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट नहीं है जितना ज्यादा लोग पीएचडी करने के लिए जाते थे पहले। ठीक है, लेकिन अगर, हाँ, और कुछ लोग जो है जो इस लाइन में देखते थे कि हाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट है, सबको जो है उनकी इच्छा के मुताबिक जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसमें से कुछ लोग जाते थे बीएड करने के लिए। ठीक है, कुछ लोग बीएड करने के लिए जाते थे। ओके, अभी का जमाना में क्या है, हाँ इससे क्या होता था, पहले 3 साल उन्होंने क्या किया, 3 इयर्स तक उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट कंटेंट के बारे में पढ़ा, फिर 2 साल तक वो क्या करते थे, जो है पेडागोजी समझते थे, पेडागोजिकल स्किल। ठीक है, पेडागोजी समझते थे। तो अभी क्या है, अगर स्टार्टिंग से आप उनके अंदर पेडागोजी भरोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारा बीए बीएड होता है या बीएससी बीएड होता है, उसमें क्या होता है, जो बीएससी बीएड या बीए बीएड होता है, इसमें ये तुमको जो है 2 चीज के ऊपर मेजर सब्जेक्ट मिलता है। एक तुम्हारा 2 कंपोनेंट होता है, एक तुम्हारा होता है लाइक सब्जेक्ट कंपोनेंट, मतलब तुम्हारा जो कोर कंपोनेंट जो ऑनर्स है, दूसरा होता है एजुकेशन, जो तुम्हारा जो स्कूल सब्जेक्ट होता है, एक स्कूल सब्जेक्ट होता है, दूसरा तुम्हारा एजुकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स पढ़ रहे हो बीएससी बीएड में, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बॉटनी या हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ रहे हो, एक स्कूल सब्जेक्ट होगा, दूसरा तुम एजुकेशन का कोई एक टॉपिक को पढ़ोगे। तो 2 मेजर यहाँ पे है, 2 मेजर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा एक ऑनर्स होता था, यहाँ पे एक ऑनर्स होता था। ठीक है, बीए या बीएससी में तुमको एक ऑनर्स करके करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, एक तरह से बोला जाए तो 2 ऑनर्स है, एक एजुकेशन तुम्हारा परमानेंट ऑनर्स है 4 साल तक, और दूसरा तुम्हारा जो भी तुम्हारा ऑनर्स है वो रहेगा। इससे क्या होगा, तुम एट द सेम टाइम
नॉलेज सब्जेक्ट के ऊपर भी रखोगे और पेडागोजिकल स्किल के ऊपर भी रखोगे, ताकि तुम्हारे अंदर एक टीचर बनने के लिए स्टार्टिंग से ही एक जो है बाय डिफॉल्ट तुम टीचर बनने की जर्नी में चलोगे। ठीक है, दैट्स व्हाई एनईपी ने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, और जब आप टीचिंग करते, मतलब जब आप बीएड करते टाइम, इंटीग्रेटेड बीएड, आरआई बीएड करते टाइम, या बीएससी बीएड, बीए बीएड, आईटीपी करते टाइम, जब तुम माइक्रो टीचिंग या स्कूल एक्सपोजर प्रोग्राम या इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड द लर्नर्स प्रिपेयर्डनेस ऑल्सो। आप समझोगे बच्चे कैसे समझते हैं। एंड जब आप इसको जब रियल लाइफ में आप जब यूज करोगे, तो आप थोड़ा सा पहले से ट्रेंड हो चुके होगे कि बच्चों को कैसे संभालना है, बच्चे कितने रेडी हैं, किस तरह से बच्चों के जो है सीखने के लिए हमको रेडी करना है, ये सब चीज जो है वहां पे आप बेटर जो है समझ चुके होंगे। सो दैट्स व्हाई ये अभी इस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है, आईटीपी प्रोग्राम। धीरे धीरे करके 2030 तक जो है आईटीपी मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगा, बट 2 ईयर बीएड, 1 ईयर बीएड ये सब रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 ईयर बीएड हट जाएगा, 2 ईयर बीएड विल बी देयर। ठीक है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इसके बाद का एलिजिबिलिटी भी रहेगा, 2 ईयर बीएड होगा, 1 ईयर बीएड होगा। ठीक है, ये सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा वैसे इन डिटेल में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वालिटी होना चाहिए, नॉलेज सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज, पेडागोजी के ऊपर नॉलेज, तीसरा है बच्चों के ऊपर नॉलेज, नॉलेज ऑन द स्टूडेंट्स। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जब आप सीटेट का एग्जाम देते हो ना, आपसे सीडीपी पूछा जाता है, चिल्ड्रन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी पूछा जाता है, और ये चाइल्ड साइकोलॉजी आप बीएड करते टाइम करते हो, पढ़ते हो। नेक्स्ट इज योर फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग के ऊपर कौन कौन सा फैक्टर है, टीचर स्टूडेंट एनवायरमेंट, 3 फैक्टर होते हैं। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कौन सा टीचिंग यूज करते हो, टीचर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप, एंड द सोशल एनवायरमेंट, दीज आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। हाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग, किस तरह का मेथड तुम यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज a large classroom, very large classroom. At that time you cannot discuss the doubts of all the students, so you have to use lecture method. After that आप जो है लास्ट में कुछ टाइम के लिए डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। बट इफ ए क्लास हैविंग 40 स्टूडेंट्स ओनली, तो आप क्या करोगे, डिस्कशन मेथड में ही पढ़ाओगे, मतलब सारे बच्चों के साथ आप डिस्कस करोगे, डिस्कशन मेथड। So depending upon the strength, depending upon the situation, depending upon the level of the students also. If the students are not understanding properly, आप रीटीच करोगे, बार बार पढ़ाओगे, रेमेडियल क्लासेस करोगे, तो methods of teaching will change based on the number of students as well as the circumstances. Then next is teacher administration relationship. टीचर का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मतलब अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड टीचर का उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉपिक में, बेसिक खत्म करने का फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक में ही मेथड्स के बारे में बेसिक में ही पढ़ेंगे, और हमारा जो है ये भी हमारा फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एटीट्यूड टुवर्ड टीचर, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, वहाँ पढ़ेंगे। ये सोशल एनवायरनमेंट भी उसी में पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी होता है। अगर किसी एक समाज में टीचर को सम्मान नहीं करेंगे, तो टीचर वहाँ पे अच्छे से पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए सोशल एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, टीचर्स को जो है अच्छे तरह से अपने सोसाइटी में एडजस्ट होना चाहिए। इसके ऊपर भी एक चैप्टर है, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, आरआई के सिलेबस में है। ठीक है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पहला बेसिक क्लास में हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, देखो ये पूरा एक चैप्टर है इसमें, RICAA के सिलेबस में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में डिस्कस करा दिया। ठीक है, आप तुम लोग जब बुक को पढ़ोगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है इसको, जो भी बुक में दिया हुआ है मैंने सब डिस्कशन कराया हुआ है। ठीक है, बस आपको इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस सब कुछ पढ़ना है। ओके, अब देखो टीचर और तुम्हारा टीचिंग लर्निंग के बीच में डिफरेंस समझाते हैं पहले। ठीक है, टीचर और लर्निंग के बीच में ट्रेनिंग, हाँ यस, पहले मैं समझाऊंगा आपको टीचिंग या लर्निंग के बीच में, टीचिंग क्या होता है और लर्निंग क्या होता है, फिर मैं आपको ट्रेनिंग भी क्या होता है वो भी समझाऊंगा। ठीक है, टीचिंग मतलब पढ़ाना, ठीक है, लाइक टू टीच, लर्निंग मीन्स टू लर्न, ट्रेनिंग मीन्स टू लाइक मोल्डिंग हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पशु को भी ट्रेन कर सकते हो, उसका ट्रेनिंग से क्या होता है, आपके अंदर हैबिट्स डेवलप होता है। ठीक है, टीचिंग मतलब टू गिव नॉलेज, ओके, लाइक आप अपना लाइक नॉलेज उनको प्रोवाइड करोगे। ठीक है, देन ट्रेनिंग होगा, बच्चों को पहले आप कुछ सिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ना, पहले हम थ्योरी सिखाते हैं। ठीक है, थ्योरी सिखाते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल सिखाते हैं,
प्रैक्टिकल उनको बताने का, और बच्चे जब खुद से प्रैक्टिकल करेंगे तो उनका हैबिट डेवलप होगा। ट्रेनिंग मीन्स सेल्फ प्रैक्टिस। उनको ट्रेन करोगे, बच्चा जब खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेगा, दैट इज ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज द मोल्डिंग ऑफ हैबिट्स, हैबिट्स को मोल्ड करना, एंड दिस इज स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है ट्रेनिंग, टीचिंग के अंदर ही आता है। ट्रेनिंग भी एक तरह से क्या है, टीचिंग है। ठीक है, तो टीचिंग से क्या होता है, आप थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो जो भी है, नॉलेज डेवलप होता है। टीचिंग से नॉलेज डेवलप होता है, लेकिन ट्रेनिंग से क्या होता है, आपके अंदर स्किल डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ट्रेनर, जिम ट्रेनर आपको एक्सरसाइज करना सिखाते हैं, एक्सरसाइज में स्किल डेवलप होगा। क्रिकेट के ट्रेनर, कोच, ठीक है, आपको कुछ सिखाते हैं, तो ट्रेनर जो होते हैं वो कुछ सिखाएंगे, स्किल, वहां पे स्किल डेवलप। तो ट्रेनिंग से स्किल डेवलप होता है, टीचिंग से नॉलेज डेवलप होता है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट लर्निंग? लर्निंग इज द लाइक योर when the task of teaching and instruction both happens, and the like to both happens on a learner, it is called learning. ठीक है, the improvement and desirable changes brought about in the behavior of learner through experiences and response is learning. मतलब learning में क्या होता है, the students get desirable behavior, हम जिस तरह का behavior चाहते हैं उस तरह का behavior उनके अंदर learning के बाद आएगा। आप तो उनको पढ़ा दोगे, you teach style for example, but जब तक वो बच्चा नहीं सीखेगा खुद से, तब तक उसके अंदर वो डिजायरेबल बिहेवियर नहीं आएगा। आप बच्चों को बोलोगे कि हाँ मम्मी पापा को प्रणाम करना, सुबह एल्डर्स को प्रणाम करना, बता दिया आपने, लेकिन अगर जब तक वो उस चीज को नहीं करेगा तब तक वो चीज को सीखा नहीं है, ऐसा माना जाएगा। मतलब उनके अंदर डिजायरेबल बिहेवियर नहीं आने तक उनका लर्निंग नहीं होता है। ओके, सो लर्निंग इज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग। अगेन ये भी टीचिंग के बाद लर्निंग होता है, जैसे कि टीचिंग के बाद ट्रेनिंग भी टीचिंग के बाद होता है, वैसे टीचिंग के बाद लर्निंग। पहले पढ़ाओगे फिर वो सीखेंगे, ट्रेनिंग भी पहले पढ़ाओगे फिर वो जो ट्रेनिंग सीखेंगे। ठीक है, लर्निंग लाइज इन टीचिंग। लर्निंग इज नॉट नेसेसरी नीड्स टीचिंग और इंस्ट्रक्शन। खुद से भी हम लोग मैच्योर होकर लर्निंग, खुद अपने एक्सपीरियंसेस से भी हम लर्निंग सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बोल रहे थे ना, रिफ्लेक्सेस से हम सीख सकते हैं। यस, आप रिफ्लेक्सेस से भी सीख सकते हो। एक बार आपने गलती से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, फिर आपको लगा कि हाँ आपका हाथ वहां से ऑटोमेटिक आ गया बिकॉज ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या जो भी है। ठीक है, उसके बाद आप कभी दोबारा कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच नहीं करोगे। ठीक है, ये आपने रिफ्लेक्सेस से सीखा। रिफ्लेक्सेस आर नॉट लर्न, बट वी लर्न फ्रॉम आवर रिफ्लेक्सेस ऑल्सो। क्लियर? ये सुन लो, तो हम अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं, अपने मैच्योर होकर भी चीजें सीखते हैं। Now learning means activity and experiences. Teaching is done on the basis of activity and experiences. जो एक्टिविटी कराना है, जो एक्सपीरियंस कराना है, उसके हिसाब से टीचिंग किया जाता है। तो लाइक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। ओके, टीचिंग और एजुकेशन के बीच में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो एजुकेशन इज सोशल प्रोसेस। ठीक है, मैं अगर टीचिंग और एजुकेशन के बीच में डिफरेंस बताऊं तो टीचिंग और एजुकेशन, टीचिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, सॉरी, एजुकेशन क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। एजुकेशन क्या है, एक सोशल प्रोसेस। मतलब एजुकेशन में कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल, फॉर्मल एजुकेशन, आप किसी से भी सीख सकते हो। आप जो है फॉर्मली भी सीख सकते हो, आप इनफॉर्मली भी सीख सकते हो, आप स्कूल जाके भी सीख सकते हो, आप अपने एल्डर से भी सीख सकते हो। यू आर गेटिंग एजुकेटेड योरसेल्फ। बट टीचिंग जो है एक सब प्रोसेस है, एजुकेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, एजुकेशन क्या, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग आप कुछ ना कुछ सीखते हो, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, कहीं से भी सीखते हो। ठीक है, बट एंड टीचिंग खाली क्या होता है, कंट्रोल एनवायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल में हो रहा है या कॉलेज में हो रहा है टीचिंग, तो ये क्या है, एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में होता है। एनवायरमेंट या एक टीचर के द्वारा होता है, एक टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तभी होगा। इनफॉर्मल मतलब यहाँ पे एजुकेशन आप खुद भी सीख सकते हो, खुद भी जान सकते हो। एजुकेशन कैन बी अनकॉन्शियस ऑल्सो। आप बिना कुछ, कोई कुछ नहीं बोला आपको, अनकॉन्शियसली भी आप किसी चीज को सीख सकते हो। इसमें वॉइस ब्रेकिंग? No, Is it sir. clear? No, sir. No, sir. No, sir. टीचिंग इज ए फॉर्मल प्रोसेस एंड इट इज इन डेलिबरेट मैनर। आप जो है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ, तो आप डेलिबरेट मैनर पे जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब आई विल टीच यू सोच समझ के कुछ, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या पढ़ाना चाहिए, कब पढ़ाना चाहिए। बट अनकॉन्शियसली भी आप मेरे बातों से कुछ चीजें और सीख सकते हो, जो मैंने आपको नहीं बताया आप खुद सीख सकते हो। दैट इज कॉल्ड हिडन एजुकेशन। ठीक है,
अनकॉन्शियसली। एजुकेशन आप कुछ भी कहीं से कुछ भी सीख सकते हो, बट टीचिंग विल बी डेलिबरेट। ओके, दैट इज इन प्री डिटरमाइंड। इसका कोई कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। पढ़ाने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? ताकि आप RIC लेवल एग्जाम क्रैक करो, NCT क्रैक करो, आगे जाके अच्छा टीचर बन जाओ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एजुकेशन, जब आप कुछ कहीं से एजुकेशन लेते हो तो दे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव। इसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। स्पेसिफिक, जैसे कोई बहुत सारे लोग गलत चीजें भी सीख जाते हैं, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ पीयर ग्रुप। अगर दोस्त आपके सही नहीं है तो आप गलत चीजें भी सीख सकते हो, बिकॉज ऑफ द पीयर पीयर इन्फ्लुएंस। दैट इज ऑल्सो एजुकेशन, ठीक है, नेगेटिव एजुकेशन। तो टीचिंग जो है तुम्हारा क्या होता है, हमेशा फॉर्मल होता है। और एजुकेशन का बात हम जब करेंगे तो एजुकेशन जो है फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है, ठीक है। ये फॉर्मल होता है और ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है एजुकेशन। क्लियर है? टीचिंग और एजुकेशन। ओके, क्लियर? ऐसे थोड़ा नोट यस डाउन सर। करते रहना। बाकी अगर यहाँ पे क्लास में यस नहीं सर। नोट डाउन कर पाते हो, हाँ, अगर क्लास में नोट डाउन नहीं कर पाते हो तो बाद में आप जो है रिकॉर्डेड देखते टाइम नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, सर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। यस सर यहाँ पे एक पॉइंट है, एजुकेशन कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ, बट टीचिंग विल ऑलवेज बी फॉर्मल। ये तो आपने हाँ बताया। फिर एक एक्स्ट्रा हाँ पॉइंट है, वेदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। मतलब ये दोनों का बात किया जा रहा है क्या? एजुकेशन और टीचिंग मतलब दोनों जगह हो सकता है, इनसाइड और हाँ आउटसाइड। हाँ। टीचर फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं या क्लास के बाहर पढ़ा रहे हैं, तो दोनों के दोनों टीचर के द्वारा चीजें बोला गया चीजें फॉर्मल ही है। मतलब स्कूल में जो भी सीखते हो वो सब फॉर्मल नॉलेज के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। दैट आर काउंटेड अंडर फॉर्मल एजुकेशन बिकॉज स्कूल्स आर द फॉर्मल एजेंसी। बट एजुकेशन जब हम बात करते हैं, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, तो हम बाहर से जो चीज सीखते हैं वो हमेशा सब कुछ फॉर्मल नहीं होता, दे आर ऑल्सो इनफॉर्मल। क्लियर? वो तो इनफॉर्मल भी एजुकेशन होता है। आउटसाइड ही होगा कि इनसाइड भी हो सकता है सर? एजुकेशन देखो, जब इनसाइड द स्कूल हो जाएगा तो वो टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्लास के अंदर बैठ के भी, जैसे मैंने बोला, कुछ कुछ हिडन चीजें हैं, मतलब टीचर ने नहीं बताया, आपने उसको सीख लिया, दैट इज योर इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो जहां पे टीचर का बात आता है, टीचर पढ़ाते हैं, दैट इज ऑलवेज फॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आपको जब बताया कि टीचिंग इज फॉर्मल इनफॉर्मल, वहां पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इनफॉर्मल का बात अगर करता है तो दैट इज एजुकेशन ओनली, ठीक है। तो एजुकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो क्लासरूम में सीख लेते हो, ठीक है। जैसे देखो, टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ चीजें टीचर ने आपको जो है डायरेक्टली नहीं बताया, ठीक है। कुछ कुछ चीजें टीचर ने आपको डायरेक्टली नहीं बताया, तब भी उसको जो है अगर आप ये कर लेते हो, मतलब सीख जाते हो, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल योर व्हाट, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि टीचर एजुकेशन। ने आपको सिखाया। हाँ, मतलब टीचर ने आपको ऐसे बोला नहीं एज सच कि हाँ ये है ऐसा है, ठीक है। टीचर ने आपको एज सच वो बोला नहीं कि ये चीज जो है तुमको सीखना है, बट आपने वहां से सीखा, तो दैट विल बी फॉर्मल, ऑल्दो दैट इज ए फॉर्मल एजुकेशन। टीचर ने जो सिखाया वो आपका फॉर्मल एजुकेशन के कंपोनेंट में जाएगा, लेकिन जो चीजें आप बाहर से सीखते हो वो इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा, समझे? ये सुन लो, जो टीचर आपको सिखाते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं ऐसे बता देता हूँ, टीचिंग अगर ये है तो ये एजुकेशन है, समझ गए? वेन डायग्राम से ऐसे समझ सकते हो, क्लियर? यस सर। तो ये अगर फॉर्मल है तो फॉर्मल के बाहर जितना भी है वो क्या है, इनफॉर्मल है, ठीक है। सर यस, सर लर्निंग और एजुकेशन के डिफरेंस में मतलब अंदर क्या डिफरेंस है? लर्निंग और एजुकेशन के बीच में ये डिफरेंस है कि एजुकेशन जो है आप लर्निंग इज लर्निंग इज आल्सो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, लर्निंग और एजुकेशन जो है दोनों सेम है, ठीक है, बोथ आर सेम। ओके, लर्निंग और एजुकेटिंग, लर्निंग इज एजुकेटिंग योर सेल्फ, ओके, लर्निंग इज एजुकेटिंग योर सेल्फ, टीचिंग इज एजुकेटिंग अदर्स, ठीक है। हाँ, तो ड्यूटीज एंड टास्क ऑफ द टीचर, ये आज के लिए हम लोग नहीं, एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे यहाँ तक। हाँ, तो ड्यूटीज एंड टास्क ऑफ टीचर, इफेक्टिव टीचर, ठीक है। तो देखो आज के सर क्लास रोल में ऑफ ए टीचर रह गया। क्या क्या, सर रोल ऑफ ए टीचर रह गया। हाँ, रोल ऑफ ए टीचर, यस यस,
रोल ऑफ ए टीचर जो है, हाँ हाँ, अभी हम कितना दूर तक पढ़े? फर्स्ट पेज पढ़ चुके हैं, सेकंड पेज पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक जगह पे मैंने इन शॉर्ट करके लिखा हुआ है, उसमें बीएड एग्जाम का क्या बेनिफिट है क्या नहीं है वहां पे मैंने बताया हुआ है, तो वो भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। बीएड एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पूछते हैं? बीएड एग्जाम में या फिर केवीएस के एग्जाम में या फिर सीटेट के एग्जाम में या फिर कोई भी टीचिंग वाला एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पूछते हैं? ठीक है, इसीलिए पूछा जाता है बिकॉज इससे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचर लाइक क्वालिटी पता चलता है। सेकंड पेज में ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका अच्छा नॉलेज है, अगर आपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट किया, अगर आपने गुड स्कोर किया, तो माना जाएगा कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? अच्छा, हाई है। अगर आपने लो स्कोर किया तो ये माना जाएगा कि आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। बच्चे इस केस में क्या होता है? फेल हो जाते हैं, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते हैं या जॉब के लिए अच्छे से एलिजिबल नहीं हो पाते हैं या उनको तकलीफ, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में लो स्कोर है तो आपका एडमिशन होने में दिक्कत होगा। अगर एडमिशन हो जाता है तो आप एक अच्छा टीचर बनने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहां जाके फिर टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड फिर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप अच्छा टीचर नहीं बन सकते हो। अगर रिटन एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल आप क्लियर हो जाते हो तो केवीएस वाले इंटरव्यू में आपका काट देंगे, अगर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो, ठीक है। सो इफ स्टूडेंट स्कोर्ड लो मार्क्स इन टीचिंग एप्टीट्यूड इवन दे स्कोर्ड गुड मार्क्स इन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ बीएड, इसका मतलब ये है कि बच्चे का असेसमेंट में भी रॉन्ग हुआ था, ठीक है, या अभी बच्चे ने खुद प्रोग्रेस किया हुआ है। पहले लो स्कोर था, ठीक है, लेकिन बाद में उसका स्कोर अच्छा हुआ, बाद में लेटर गुड स्कोर हुआ, तो एक ये माना जा सकता है, ठीक है, कि जो पहले का जो असेसमेंट था ये रॉन्ग असेसमेंट था, या फिर ऐसा ही माना जा सकता है कि टीचर का बिहेवियर बाद में क्या है? चेंज हुआ है, बाद में उसने और भी मेहनत करके चेंज हुआ है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स, ओके। सो ये चीज दिया है यहाँ पे, देखना। फिर सेकंड पेज, थर्ड पेज हमने कंप्लीट किया। फोर्थ पेज, हाँ ये सब बहुत सारा मैंने पॉइंट्स लिखा है, बट आप जो है इसको देखना। फिफ्थ पेज तक हमने डिस्कस किया, ठीक है। 10 रोल है टीचर का, ठीक है। फिफ्थ पेज में 10 रोल्स के बारे में दिया हुआ है, उसको देखते हैं। ओके, देयर आर 10 रोल्स ऑफ ए टीचर। टीचर आर रिसोर्स प्रोवाइडर। रिसोर्स प्रोवाइडर मतलब क्या होता है कि जो भी फॉर एग्जांपल न्यू टीचर ज्वाइन करते हैं आपके स्कूल में, आप उनको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे, एज वेल एज टू द स्टूडेंट ऑल्सो यू विल प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द स्टूडेंट्स एज वेल एज टू द कॉलीग्स, यू विल शेयर द रिसोर्सेज दैट यू ऑलरेडी हैव। न्यूली ज्वाइन टीचर्स के पास भी रिसोर्सेज नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल बुक्स नहीं होगा, जो भी चीजें जरूरत पड़ती है स्कूल में पढ़ाने के लिए वो नहीं होगा, तो आप रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हो एज ए टीचर। Second is your teacher are instructional specialists. They have a lot of knowledge for teaching. So they are instructional specialists. So they always help their colleague to implement. हाँ, yes, study material भी दे सकते हैं as a resource provider to the students. Okay, instruction specialist always helps colleague to implement effective teaching strategy. आप फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूली ज्वाइन टीचर है तो उनको बताओगे कि किस तरह से आप जो है क्लास में पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, if your students submit laboratory report written in very poor English language, so you will invite the English teacher to recommend some strategy how the students will write good laboratory report. तो एक टीचर दूसरे टीचर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट। टीचर और करिकुलम स्पेशलिस्ट ऑल्सो, बिकॉज एज ए टीचर यू आर लिंक टू द स्टूडेंट इन द ग्रास रूट लेवल। आप जो है ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हो एज ए टीचर, सो यू नो व्हाट द स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड। आपको पता है कि बच्चों को क्या चाहिए, इसीलिए जब भी एनसीएफ बनाया जाता है, ठीक है, जब भी करिकुलम बनाया जाता है तो डेफिनेटली टीचर्स से गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे भी कि एनसीएफ एससी जो बनाया गया है 2023, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे, इसको अगर आप डाउनलोड करके देखोगे एनसीएफ क्या है, एनसीएफ 2023, ठीक है, ये धीरे धीरे करके इसका पेज घटाया जा रहा है, 580 पेज हुआ है, ठीक है। तो जो भी है, तो ये जो है तुम्हारा, इसमें देखोगे तो काफी सारा टीचर्स का रेफरल डेफिनेटली होगा। यहाँ पे तो शायद दिया होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसको बनाने के लिए यहाँ पे देखो, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में जो भी यहाँ पे लोग दिए हुए ना, इसमें काफी सारा टीचर्स होंगे, बहुत सारा। ये जो तुम्हारे जितने भी लोगों का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो पहले
क्या होता था कि साइड में नाम वगैरह लिखा जो ये होता था, ठीक है। जैसे कि ये जो तुम्हारा पीसी अग्रवाल जो है ये आर आई भुवनेश्वर के प्रिंसिपल है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ना पीसी अग्रवाल, ये आर आई भुवनेश्वर के प्रिंसिपल है, ठीक है। मैं तो ऐसे रैंडमली नाम देखते देखते मैंने पता मुझे दिखा, ठीक है। ये रंजना अरोड़ा भी मैं लाइक एनसीईआरटी के ये हैं, ठीक है। तो ऐसे ये सब क्या है, ये सब जो एनसीईआरटी के सब टीचर्स हैं, ये सब ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। इनको पता है कि जो है किस तरह का करिकुलम बनना चाहिए, इसलिए देखो कितने सारे लोगों को जो है रखा गया है करिकुलम बनाने के लिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 बनाने के लिए कितने सारे लोगों को रखा गया है, इंक्लूडिंग योर लाइक एनसीईआरटी के कितने सारे प्रोफेसर। जो मैं पीसी अग्रवाल जिनका मैं बात कर रहा था, साइड में एक्चुअली लिखना चाहिए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आर आई भुवनेश्वर देखोगे, तो यहाँ पे देखोगे कि आर आई भुवनेश्वर के जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, ये हमारे पीसी अग्रवाल है, प्रकाश चंद्र अग्रवाल, ये प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, और ये हमारे जो है प्रिंसिपल है आर आई भुवनेश्वर के। तो इन सब लोगों से जो है कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, पूछा जाता है कि करिकुलम कैसे बनाना चाहिए। क्लियर है? ये सुनो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द थिंग अकॉर्डिंगली। हाँ, तो मैं आपको ये जिसका रिसर्च प्रोवाइडर हो गया, इंस्ट्रक्शन करिकुलम स्पेशलिस्ट हो गया, देन क्लासरूम सपोर्टर, टीचर्स आर क्लासरूम सपोर्टर ऑल्सो। क्लासरूम में बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड लाइक एज वेल एज क्लासरूम सपोर्टर फॉर द अदर टीचर ऑल्सो, एज ए को टीचिंग भी करते हैं। एक टीचर दूसरे टीचर के साथ मिलके भी को टीचिंग करते हैं, फीडबैक भी देते हैं मिलके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि you are like guiding the students for all round development, not only for one subject, because खाली एक सब्जेक्ट के पढ़ाओगे तो फिर वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्लासरूम सपोर्टर हर एक सब्जेक्ट के लिए सपोर्ट करते हैं। लर्निंग फैसिलिटेटर सीखने के लिए उनको फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो है उनको जो है मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, मेंटोर फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द न्यूली ज्वाइन टीचर, ठीक है। न्यूली ज्वाइन टीचर के लिए भी मेंटर का रोल प्रोवाइड करते हैं। स्कूल के लीडर भी होते हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं वो स्कूल के लीडर्स भी होते हैं, ठीक है। वो स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट लेवल कॉमिटी या होता है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कुछ कंपटीशन होता है तो स्कूल को जो है ये करते हैं। फिर डेटा कोच होते हैं, डेटा कोच, टीचर्स के पास बहुत सारा डेटा है, हर एक स्टूडेंट का डेटा होता है, ठीक है। अगर आप मुझे पूछोगे, मैं जिस फॉर एग्जांपल क्लास टीचर रहा, वहाँ उनका एज ए केवीएस टीचर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हर जगह उतना ज्यादा नहीं होता, केवीएस में थोड़ा ज्यादा होता है। पूरा मतलब बच्चे का जन्म कुंडली अपने पास होता है, ठीक है। इतना नॉलेज शायद उनके पेरेंट्स को नहीं पता होगा जितना नॉलेज एज ए टीचर बच्चे का पता करना पड़ता है, ठीक है। काफी सारा चीज जो है एज ए टीचर्स अपने पास रखना पड़ता है, मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन से जो है एडमिशन कैटेगरी कौन सा है, आधार कार्ड नंबर क्या है, ठीक है, कहाँ एड्रेस क्या है, वो सब कुछ रखना पड़ता है पूरा, ठीक है। कभी भी कुछ भी डेटा केवीएस वाले मांग सकते हैं। तो टीचर्स आर डेटा कोच ऑल्सो, बहुत सारा डेटा होता है। उनका रिलेटिव्स को नहीं पता होगा इतने, इनका पेरेंट्स को नहीं पता होगा। उनका पेरेंट्स को पूछोगे कि आप जो है आधार कार्ड का नंबर बता सकते हैं तो वो ढूंढ के बताएंगे। टीचर्स जल्दी बता देंगे क्योंकि टीचर्स के पास सारा डॉक्यूमेंट रेडी रहता है पूरा। हमारे रजिस्टर देखोगे तो रजिस्टर के फ्रंट पेज में लगाया हुआ होता है, ठीक है, ये सब चीजें। तो नेक्स्ट इज टीचर्स आर द कैटलिस्ट फॉर चेंज। कैटलिस्ट फॉर चेंज मतलब चेंज लाने के लिए त्वरक है, मतलब जल्दी चेंज ला सकते हैं। बाकी किसी के कंपेरिजन में टीचर जल्दी चेंज ला सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नया चीज फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में हो रहा है तो टीचर्स को सबसे ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट जो है ट्रस्ट लोग टीचर्स के ऊपर करते हैं, इसीलिए कुछ भी चेंजेस टीचर करेंगे तो बाकी सब भी उसको फॉलो करते हैं। एंड एट लास्ट टीचर आर द लाइफ लॉन्ग लर्नर। टीचर जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं, ठीक है। जिंदगी भर टीचर्स, क्योंकि 60 साल तक तो आपको जॉब, 60-65 साल तक तो आपको जॉब करना है। तो दिस इज द लाइफ लॉन्ग आपको नया नया चीज सीखना पड़ेगा। नहीं तो बच्चा जो है किसी कैरी मिनती या किसी एलविस यादव को जानता है और कुछ भी बोल देगा, आप जो है क्या बोल रहा है नहीं समझ पाओगे, तो फिर मतलब बच्चा आपको सोचेगा यार ये टीचर को तो कुछ नहीं आता। तो भले ही आप मतलब गलत चीजों को या जो स्लैंग वर्ड को सपोर्ट ना करो, लेकिन पता होना चाहिए कि कैरी मिनती या एलविस यादव ये सब लोग एग्जिस्ट करते हैं। नहीं तो फिर बच्चा बोलेगा अरे ये टीचर को तो कुछ नहीं पता। तो आप प्रेजेंट जनरेशन के बच्चों के हिसाब से आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे। ये सुन लो, क्लियर? Yes, sir. Sir, यस। sir, mentor means
मेंटोर मीन्स मैं आपके लिए मेंटोर हूं, ऐसा समझ लो। मेंटोर का मतलब होता है गाइड। गाइड मेंटोर मतलब होता है गाइड। ठीक है, गाइड, ओके सर। गाइडेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, मेंटर मतलब वो होते हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, दिस इज मेंटर। आपके आपके भैया एक मेंटर हो सकते हैं, आपके ट्यूशन टीचर एक मेंटर हो सकते हैं, आपके टीचर भी एक मेंटर हो सकते हैं। जो भी अब आपको गाइड करता है वो आपके लिए मेंटोर है। क्लियर? ओके, ओके क्लियर है। सर। नेक्स्ट इज सर ड्यूटीज। again, हाँ, sir again, कृष्णा can फॉर you repeat अर्जुन। the role of हाँ catalyst for change? हाँ, मतलब जल्दी हो पाता है चेंजेस। टीचर्स आर कॉल्ड द कैटलिस्ट फॉर चेंज। मतलब सबसे पहले अगर किसी चीज को टीचर एडॉप्ट करेंगे तो उनको देख के बाकी सब लोग भी एडॉप्ट करते हैं, बिकॉज टीचर्स के ऊपर लोगों का सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है। ठीक है, टीचर्स सोसाइटी के लिए मिरर ऑफ द सोसाइटी भी बोला जाता है, तो इसीलिए टीचर्स आर द कैटलिस्ट पर्सन। ठीक है, क्लियर। जो भी Yes. लाइक काम करेंगे उसको जो है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ करते हैं, एंड उसको जो है बाकी सब लोग भी उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ द टीचर। ड्यूटीज ऑफ द टीचर क्या होता है? लाइक टीचर्स को जो है न्यू टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है, प्रिपेयरिंग न्यू टॉपिक, प्रेजेंटिंग द लर्निंग एक्टिविटी। प्रिपेयर करोगे फिर उनको पढ़ाओगे। ठीक है, प्रिपेयर करना, जो मैंने फॉर एग्जाम्पल पीपीटी बनाया, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मीन्स आई एम प्रेजेंटिंग द लर्निंग एक्टिविटी। देन आई कैन आस्क यू क्वेश्चन। टीचर बच्चों को सवाल पूछते हैं। देन मॉनिटर द लर्निंग एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट, दैट ये बच्चा कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है, किस हिसाब से सीख रहा है, दैट इज ऑल्सो मॉनिटर बाय द टीचर। गिविंग द स्टूडेंट्स फीडबैक, स्टूडेंट्स को फीडबैक देना। रिव्यूइंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को रिव्यू करना। आइडेंटिफाइंग द वीक स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को भी आइडेंटिफाई करना। रीटीचिंग द ऑलरेडी टॉट टॉपिक इफ रिक्वायर्ड इन द रेमेडियल क्लासेस। रेमेडियल क्लासेस लेके जरूरत पड़ने पे रीटीच करो, दोबारा से पढ़ाओ अगर बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक और नोट्स तैयार करो, ये भी टीचर्स का काम होता है। ठीक है, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो बच्चे पूछते हैं सर नोट्स व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ठीक है, स्कूल का बात मैं कर रहा हूँ। सर मत लिखाइए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम घर पे लिख लेंगे। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर व्हाट्सएप पे भेज दो सर। ये एग्जाम के एक दो दिन पहले डेली मेरे पास मैसेज आता है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज भेज दो। क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चे। ठीक है, तो टीचर्स को क्वेश्चन बैंक भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इन शॉर्ट द टास्क ऑफ गुड टीचर आउटलाइन अबव एनकम्पासेस द फॉलोइंग पॉइंट। तो क्या क्या है, टीचर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है to bring desired change in the learner behavior as per the need of the society. As per the need of the society, because our education system is student centered education system, at the same time it is also society centered education system. तो जरूरत जैसा है उस हिसाब से चेंजेस लाना है। To bring desired change in the learner mind, because we are also living in an era which refers student centered education system. To give sufficient knowledge to students about the core subject or the core content of the subject, as well as to enhance their skill भी बढ़ाना है, ताकि वो स्किल्ड इंडिविजुअल बने, खाली किताबी कीड़ा ना बने, स्किल्ड इंडिविजुअल बने, आगे जाके कुछ अच्छा काम कर पाए, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटी। यू शुड ऑल्सो, मतलब एज ए टीचर आपको अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि सोशल एक्टिविटी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्वच्छता, स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन पार्टिसिपेट करे, या जो भी है पार्टिसिपेट करना चाहिए। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू आस्क एनी डाउट इन देयर माइंड, बिकॉज एक्टिव पार्टिसिपेशन तभी होगा जब बच्चा आपको डाउट पूछेगा, तभी उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी आएगा। एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स दैट दे शुड नॉट फियर फ्रॉम teacher, but rather they must be interactive and friendly up to a certain limit. As a teacher आपको बच्चों के साथ इंटरेक्टिव रहना है एंड फ्रेंडली भी रहना है up to a certain limit. क्लियर है? ओके, तो एट Yes, लास्ट sir. इसको समराइज कर देते हैं। ठीक है, समराइज कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रेट टीचर, ए गुड टीचर। तो इट इज एक्सेप्टेड दैट टीचर्स आर नॉट born बट मेड। जन्म से कोई अच्छा टीचर नहीं होता, बाय प्रैक्टिस आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। पहले तो आपको टीचिंग के लिए इंटरेस्ट आना पड़ेगा। इंटरेस्ट है टीचिंग में तो आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस होगा तो आपके अंदर एप्टीट्यूड डेवलप होगा, एप्टीट्यूड डेवलप होगा तो आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड जो है अच्छा आएगा, तो आप एक अच्छा टीचर बन पाओगे, गुड टीचर या ग्रेट टीचर बन पाओगे। ठीक है, तो ग्रेट टीचर क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को रेस्पेक्ट करते हैं,
they create a sense of community and belongingness in the classroom. Means nobody is separated, nobody is different in the classroom. Everybody is like a community. एंड ए टीचर का एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने बच्चों के अंदर हाई एक्सपेक्टेशन लाना, ठीक है। जैसे मैं जितने भी अपने आर आई के एस्पिरेंट है, मैं सबको एक चीज बताता हूँ कि आप अपने अंदर जो है एक भी सीट है, ठीक है। प्रीवियस बैचेस में मैं हमेशा ये चीज बोला, अगर एक भी सीट है तो पढ़ाई करो, बिकॉज अभी अभी अगर वो एक सीट का आप क्लियर कर लोगे ना, तो आपका एक्सपेक्टेशन और हाई हो जाएगा। अगर आप वो एक सीट में आ रही को क्लियर करते हो, 5 सीट में आ रही क्लियर कर लेते हो, कल जाके आप केवीएस इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको एक चीज सच में बताता हूँ, आपको आरआई क्लियर करना जितना डिफिकल्ट है, उससे कई गुना इजी लगेगा आपको जॉब क्लियर करना। आरआई में जैसे हमारे एक टीचर हुआ करते थे, ठीक है, वो बताते थे हमें कि आरआई में आना डिफिकल्ट है, बट आरआई से निकल के जॉब निकालना बहुत ईजी है। तो ये जो हाई एक्सपेक्टेशन है टीचर ही रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी टाइम में डीमोटिवेट हो जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन फॉर ज्वाइनिंग द लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस का ये भी एक मकसद है कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रखा जाता है। टीचर हैज हिज ओन लव फॉर लर्निंग। पहले एक चीज ये कि अगर मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा ना, मैं खाली बिजनेस बिजनेस सोचूंगा, तो मैं अच्छा टीचर नहीं बन सकता। बहुत सारे लोगों का जो है बड़ा बड़ा एकेडमी डूब गया है, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, क्योंकि उनको खुद को पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं, मतलब इंटरेस्ट चला गया पढ़ाने के लिए, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा मतलब एम्पायर एड टेक कंपनी, क्योंकि वो खुद को जो मतलब एज ए टीचर से वो एक बिजनेसमैन की तरफ कन्वर्ट कर लिए, तो एजुकेशन नहीं चलता। यस, ठीक है। इसीलिए बायजूस एकेडमी जो भी है, तो ओन लव फॉर लर्निंग होना चाहिए एज ए टीचर। ओन लव फॉर लर्निंग, जैसे रोमन सैनी को मैं बहुत पसंद करता था। रोमन सैनी इज ए गुड टीचर, इज ए गुड टीचर, ठीक है। बट अन अकेडमी होने के बाद रोमन सैनी ने पढ़ाना, आई थिंक बहुत हद तक मैंने कभी उनका वीडियो देखा नहीं था। तो अन अकेडमी का जो भी स्थिति है अभी समझ रहे हो, बायजूस का भी सेम है। तो जो भी है एज ए टीचर जो है, अगर आप मतलब बिजनेस भी ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हो, तो खुद का पढ़ाने के प्रति, पढ़ने के प्रति वो लव फॉर लर्निंग होना चाहिए, ठीक है। अभी भी मेरा रूटीन में मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी के लिए रहता है, ताकि मैं कुछ कुछ नया चीजें पढ़ता रहूं और बच्चों को जो उस हिसाब से पढ़ाऊं, ठीक है। सो दैट्स, आप भी हमेशा जो है टीचर बनने के बाद भी अपने लिए एटलीस्ट 2 घंटा निकालना सेल्फ स्टडी। आप जब जॉब करोगे ना, तब भी अपने लिए एटलीस्ट 1 से 2 घंटा निकालना सेल्फ स्टडी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। ओन लव फॉर लर्निंग रहेगा नहीं तो चला जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल बन जाओगे, ठीक है। टीचर शुड बी स्किल लीडर एंड टीचर कैन शिफ्ट गियर्स। शिफ्ट गियर का मतलब, जैसे हम गाड़ी में, गाड़ी स्लो जा रहा है तो हम गियर बढ़ाते हैं, गाड़ी स्पीड जाता है। गाड़ी स्पीड जा रहा है, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, रास्ते में गड्ढा है, तो हम गियर को कम करते हैं, तो गाड़ी स्लो हो जाता है। वैसे ही टीचर गियर शिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब, जब आप लेसन को पढ़ा रहे हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो आप अपने लेसन को, अपने स्पीड को स्लो करोगे। बट जब बच्चा इजीली समझ पा रहा है, तो आप उस समय अपना लेसन के स्पीड को बढ़ाओगे। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट गियर। क्लियर है? ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. देन Yes, यस, sir. टीचर कोलाबोरेट विद द कोलीग्स ऑन द ऑनगोइंग बेसिस। ऑनगोइंग बेसिस पे कोलाबोरेट करते हैं। एज वेल एज टीचर जो है हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों के साथ, एंड अपने कुलीग के साथ भी ऑनगोइंग बेसिस पे कोलैबोरेट करते हैं। पूछते रहते हैं कि ये बच्चा कैसा है मैथ्स में। मैं अगर सोशल साइंस का टीचर तो मैथ इंग्लिश के टीचर के साथ बात करूंगा, ये बच्चा मैथ में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है, बिकॉज हमको बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट लाना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है। एट द सेम टाइम टीचर्स को प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन करना है। ये टीचर बहुत ज्यादा फ्रेंडली, बहुत ज्यादा ये भी नहीं हो जाना कि बच्चे आपको ये तो मेरा दोस्त जैसा है, ऐसा नहीं समझेंगे। यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। आपको अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखना है, ठीक है। तो हमने लगभग 7 पेज तक पढ़ा है, ठीक है, आज पहला क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है आगे पढ़ाई करेंगे। ओके, कुछ कुछ क्वालिटीज है और डिटेल में थोड़ा है, उसको देखेंगे, फिर हम लोग जो है बाकी और चीजें डिस्कस करेंगे। तो हाँ, पेज नंबर 17, ये जो मैं कैरेक्टरिस्टिक समझा रहा था ना, ये न्यू बुक का पेज नंबर 17, 18 में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज हमने डिस्कस कर लिया। बीच का जो कुछ कुछ चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल में दे दिया है एक्चुअली, उसको मैं शॉर्ट में समझा दूंगा, उतना डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है। पर आ रहा है इसी लेवल एग्जाम, थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि बुक्स आपको आगे भी काम में आना चाहिए, ठीक है। तो इतना है, एंड नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का चीजें डिस्कस करेंगे। ओके।
क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा? जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली मुझे एक बार फीडबैक बताना। ओके, एंड क्या चेंजेस चाहते हो डेफिनेटली मुझे बता सकते हो पेन। ओके, सो दिस इज फॉर दिस क्लास। कुछ भी और डाउट है, नॉर्मल मिसलेनियस डाउट है, पूछ सकते हो। यस, थैंक यू एवरीवन। मिसलेनियस सर डाउट किसी का रेमेडियल कुछ? टीचिंग और हाँ, सर रेमेडियल टीचिंग, हाँ यस। सर रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टीचिंग में क्या अंतर है? हाँ, देखो, डायग्नोस्टिक टीचिंग के बाद होता है रेमेडियल टीचिंग। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस क्या होता है, जैसे ये बहुत सिंपल चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बुखार होता है, आपको क्या होता है, फीवर होता है, ठीक है, 2-3 दिन तक आपको फीवर होता है। फीवर होने के बाद आप क्या करते हो, आप जाते हो डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर क्या बोलता है, जाके आप इसको डायग्नोस करवाओ। डायग्नोसिस करवाओ कहाँ कराते हो, पैथो लैब में आप डायग्नोसिस करवाते हो, ठीक है। डायग्नोसिस करवाने के बाद जैसे पैथो लैब में आप डायग्नोसिस करवाते हो, फिर आप किसके पास आते हो, डॉक्टर के पास आते हो, ठीक है। डॉक्टर क्या देखता है, आपका रिपोर्ट देखता है। रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या देता है, मेडिसिन देता है ना। सो मेडिसिन इज योर यस रेमेडी, सर। जिससे आपका बुखार दूर हो जाए। प्रोसेस समझ गए? सिमिलरली एक स्टूडेंट, यहाँ समझो, एक स्टूडेंट है, ठीक है। डॉक्टर को यहाँ पे मान के चलो क्या है, टीचर, ठीक है। यहाँ पे टीचर टीचर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे बच्चे का। टेस्ट करने से पता चलता है डायग्नोस्टिक टीचिंग, मतलब आप टेस्ट करते करते पढ़ाओगे कौन सा बच्चा किसमें अच्छा है किसमें बुरा, जो भी है वो आपको पता चल जाएगा। टेस्ट करने का जो रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा कौन बच्चा किसमें स्ट्रांग किसमें वीक है। उस हिसाब से आप जो उनको रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करोगे। समझ गए? यस, एक्स्ट्रा यस सर। क्लासेस से एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करोगे, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करोगे, जो भी। क्लियर है? यस सर, डायग्नोसिस से उसका वीक पॉइंट पता करेंगे और उससे फिर रेमेडियल उसको देंगे। यस, डायग्नोसिस करने के बाद हम रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। ओके, हाँ। और किसी ने क्या पूछा, लावण्या ने पूछा, इफ ए टीचर हैज टू टीच अबाउट मुस्लिम रूलर हु अटैक इंडिया एंड स्टेट दैट the bad things of the ruling, and in that class there are some students belonging to the community, how to avoid that awkward situation? मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है, मतलब पढ़ाते टाइम ऐसा होता है कि मुस्लिम के अगेंस्ट में कुछ अगर बोलना होता है तो मैं पहले क्लास से पूछता हूँ कि इज देयर एनी मुस्लिम स्टूडेंट। फिर अगर होते हैं तो अकॉर्डिंगली मैं बताता हूँ कि डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनी रिलीजन और एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग द राइट द फैक्ट दैट हैपेंड, ठीक है। तो फैक्ट जब समझाओगे तो यू जस्ट हैव टू टेल द स्टूडेंट्स कि आई एम नॉट टेलिंग अबाउट पर्टिकुलरली फॉर एनी रिलीजन, आई एम टेलिंग अबाउट द पर्सन कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब ने कुछ बुरा किया तो अब औरंगजेब के बारे में बोल रहे हैं, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द मुस्लिम एज ए होल। तो उस तरह से आप जो है समझा सकते हो, ठीक है। दिस हैपेंस इन द रियल लाइफ सिचुएशन। ओके, एनी अदर डाउट? सर बीएड और बीएड एमएड में ज्यादा बेटर कौन है दोनों में? देखो, अगर आप पीजी कर चुके हो, ठीक है, पीजी कर चुके हो, और अगर आप 3 साल दे सकते हो तो आई विल टेल कि आप बीएड एमएड कर सकते हो, ठीक है। ये 3 इयर्स वाला जो बीएड एमएड होता है, उसको करने के बाद क्या होता है, आप जो है टीचर भी बन सकते हो, टीचर नॉर्मल, ठीक है। और प्लस आप जो है, मैं जैसे बोला, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे नेट वगैरह एग्जाम देके, तो आपके पास एडेड एडवांटेज मिल जाता है। 1 साल एक्स्ट्रा देने से आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। तो अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा दे सकते हो, जॉब 1 साल लेट करना चाहते हो, तो बीएड एमएड कर लेना। और बीएड एमएड अभी हर जगह एलिजिबिलिटी आ जाएगा, केवीएस में अभी तक आया नहीं था, लेकिन केवीएस वाले भी इसको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, हर जगह आ जाएगा। बिकॉज हमारे जो ये वाले हैं, एनसीटी वाले हैं, उन्होंने अलाउ किया इसको, ठीक है। ओके, सो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। एनी अदर डाउट? थैंक यू Good night, सर। sir. और Thank you, okay, shall sir. we leave the Thank you, class? sir. Good night, sir. Good night, good night.